हिंदी में लोकप्रिय लेखकों की क्या परंपरा रही है जो प्रसिद्ध और बिकाऊ लेखक रहे हैं? असल में हिंदी में जो लेखन की परंपरा है वो हजारों साल पुरानी है और लोकप्रिय लेखकों की भी परंपरा हजारों साल पुरानी है। उस समय जहाँ से कि हमारी किताबों की शुरुआत होती है, लेखन की शुरुआत होती है, उस समय पुस्तक छपने की परंपरा नहीं थी और वो हस्तलिखित प्रतियों पर वो बांटी जाती थी और वगैरह। तो अगर आप देखें कि परंपरा जो, तो ये मान के चलेंगे कि किस दौर में कौन लेखक लोकप्रिय था वही सबसे अधिक पढ़ा जाता था। अगर उसकी किताब उस समय छपती तो वो सबसे अधिक बिकने वाला लेखक होता। तो सबसे पहले अपभ्रंश काल में पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो आदि किताबें जो लिखी गई वो उसमें वीर गाथा काव्य है। यानी उस समय क्या होता था कि जो राजा थे उनमें संघर्ष चल रहा था, बाहर से आक्रमणकारी आ रहे थे और लोगों का मन एकदम से संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए, लोगों के की चेतना को उद्वेलित करने के लिए जरूरत थी उस तरह की किताब की और वीर काव्य लिखा गया। असल में क्या होता है कि कौन सी किताब सबसे अधिक बिकती है या लोकप्रिय होती है, इसका सबसे बड़ा निकष यह है कि जो उस समय का पाठक है या श्रोता है उसकी चेतना में कौन से सवाल उठ रहे हैं, कौन सी चीज़ों का उत्तर वो चाहता है, कैसे वो देखना चाहता है कि वो जो इस समय में जी रहा है उस समय को समझना चाहता है। तो वो जहाँ मिलेगा वो किताब अधिक बिकेगी और वो अधिक किताब सुनी जाएगी। तो वीर गाथा काल में वीर काव्य हुआ। उसके बाद दौर ये आ गया कि स्थिति, तो वीर काव्य के बाद शासन दूसरा आ गया, सल्तनत आ गया जो भी है। तो उसमें उस दौर में भी भक्ति का दौर आया। लोगों को लगा कि भक्ति की शरण में जाना चाहिए और जो तनाव था, जो परेशानी थी, वो समस्या से मुक्त होने के लिए भक्ति काव्य शुरू हुआ। और रामानंद जो एक भक्ति के थे, उनके शिष्य के रूप में कबीर आए, नामदेव आए और भी बाकी बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने उस समय के लोगों की चेतना को प्रभावित किया और कबीर बहुत ज्यादा संकलित हुए। उसके बाद तुलसीदास आज भी गीता प्रेस गोरखपुर में जो रामचरितमानस है, गीता के बाद वही सबसे अधिक बिक्री वाली किताब है। तो रामचरितमानस में लोग क्या देखते हैं, उनको उस समय के समय में भी वो उतने ही लोकप्रिय थे और इन पिछले 400, 450, 500 साल में वो उसमें जो मूल्य है जीवन का, पारिवारिक मूल्य है, मानवीय मूल्य है, आदि आदि जो संस्कार देने का जो है वो लोगों को पसंद है, भारतीय परंपरा का रूप है। तो इसलिए वो लोगों को सवालों का जवाब देता है वो, और इस तरह से रामचरितमानस। फिर उसके बाद देखा गया कि राजाओं का शासन आ गया और इस तरह का शासन आया कि थोड़ा विलासी हो गए और मतलब निषिद्ध हो गए। तो रीति काल आया जिसमें कि श्रृंगार की कविताओं से भर गया पूरा। वो दरबार में श्रृंगार की कविताएं होती थी, राष्ट्र कहीं जाए इसकी कोई चिंता नहीं थी। और इस तरह से बिहारी बहुत प्रसिद्ध हुए, पद्माकर बहुत प्रसिद्ध हुए, उनकी चीज़ें। वो सब जब दौर खत्म हुआ तो उसके बाद वहाँ केशवदास हुए जिन्होंने फिर से एक बार संस्कार और भक्ति की चीज़ें शुरू की। और तब तक समय बदल गया था, प्रेस आ गया था और अंग्रेजों का शासन था और दुनिया में आधुनिकता की लहर शुरू हो गई। उसके बाद आपके भारतेंदु आते हैं जो नाटक लेकर आते हैं। उनकी चीज़ें, नाटक लोग खरीदने देखने भी जाते थे, बाहर नाटक उनका बिकता था और जितने लोग थे उसमें से आधे लोग नाटक खरीद के जाते थे क्योंकि उनको सत्य हरिश्चंद्र में अपने समय के सवालों का जवाब मिलता था। वो खत्म हुआ दौर। फिर द्विवेदी युग आया जिसमें कि प्रिय प्रवास लिखा गया, जिसमें मैथिली शरण गुप्त आए। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्र का उत्थान होना चाहिए, हम लोग बहुत दबे कुचले हैं। लोगों को उसका जवाब मिला। मैथिली शरण गुप्त बहुत बिके, साकेत उनका बहुत अधिक बिका। आज भी साकेत जो उनकी किताब है वो खरीदी जाती है। उसके बाद छायावाद का दौर आया। लोगों को लगा कि
कुछ कल्पना भी एक अच्छी चीज़ है। फिर पंत प्रसाद महादेवी, इनका दौर आया, उनकी किताबें बिकी और बड़ी संख्या में, और वो बिकना वहीं तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य के मन में जिन भावनाओं को उन्होंने बताया वो आज भी है। तो वो किताब आज भी उतनी ही बिक रही है, और इसके समानांतर यथार्थवाद का दौर आया। अब यहाँ से किताब हजारों और लाखों में बिकना शुरू हुआ, क्योंकि पढ़ने लिखने वालों की संख्या बढ़ गई थी, और समाज का जो हालत थी उसके बारे में लोग जानना चाहते थे। तो प्रेमचंद अपनी किताबों के साथ प्रकट होते हैं, और प्रेमचंद की जो किताबें हैं, जो गोदान है, और जो दूसरी उनकी किताबें हैं गबन, इस तरह से उनकी सैकड़ों कहानियां हैं। इन दोनों में लोग अपने प्रश्नों का हल ढूंढते थे और अपना जीवन देखते थे। तो उनको अपने जीवन को समझने के लिए उन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा, और आज भी गोदान सर्वाधिक बिकने वाला। कफन, निर्मला, हाँ, कफन कहानी, निर्मला आदि जो सेवा सदन सब में, सेवा सदन में बनारस के नाचने वाले वालियों के जीवन पर। तो इस तरह से ये होकर जब आपका देश आज़ाद होता है, तो उसके बाद एक एक इलाके को समझने के लिए कि आखिर इतने 100 वर्षों में लोगों का असली हाल क्या है, एक एक क्षेत्र और अंचल का। फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं मैला अंचल में। मैला अंचल में वो पूर्णिया का इलाका है, उस इलाके में वहाँ का लोकगीत, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के लोग, वहाँ की परंपराएं, इस सब को बताते हैं, और देखते हैं कि कितने स्तर पर शोषण वहाँ हो रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो हम खो रहे हैं वहाँ के फोक सॉन्ग और आदि आदि। तो इस तरह से वो दौर आता है आज़ादी के बाद। फिर आप देखते हैं कि राग दरबारी, आज़ादी मिली लेकिन मोहभंग हुआ लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आज़ादी के 20 साल को श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी हिंदी का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास है। बहुत अधिक लोगों ने पढ़ा है उसको, व्यंग्य में है, और उसमें लोगों को लगता है कि उसमें जो व्यंग्य किया है उन्होंने व्यवस्था पर, तो लोगों को लगता है कि हमारी तरफ से ही कर रहा है, हाँ हमारे तरफ से कर रहा है। तो राग दरबारी है। उसके बाद प्रेम की चीजें भी अब सेंसर हट गया मतलब कि खुलेआम हम कह सकते हैं प्रेम के बारे में। तो बचपन का जो प्रेम है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, उसमें वो प्रेम की कहानी वो लेकर आते हैं। फिर उसके बाद यथार्थ भी है, तमस, देश के बंटवारे पर भविष्यवाणी तमस लिखते हैं, और लोगों को एहसास होता है कि हम कैसे समय से गुजरे हैं। किताबें खरीदी जाती हैं बड़ी संख्या में। राजकमल प्रकाशन में 60,000 की प्रतियां जो है वो तमस की बिकी है। तो इस तरह से, और फिर गांव के ही दूसरे संदर्भों को आपको नागार्जुन के उपन्यास में मिले। बलचनमा उनका उपन्यास बलचनमा, उसमें आप एक किसान मजदूर किस तरह की जिंदगी जीता है अभी, इसका बड़ा चित्रण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपन्यास में ये सब बेस्ट सेलर है, सबसे अधिक बिकने वाले। उसी तरह कविता में जो बेस्ट सेलर है मधुशाला बच्चन जी का। मधुशाला उस जमाने में आई जबकि दूसरे लोग के बारे में रहस्यवाद आ रहा था, छायावाद आ रहा था, प्रकृति और फूलों के बारे में अधिक से अधिक लिखा जा रहा था। अच्छी बात है ये, लेकिन अंदर जो मन की भावनाएं हैं सीधा और आज़ादी चाहिए, ये भाव मधुशाला में आता है। और तो मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहाँ मस्ती की मिलती मेरी तो वह मधुशाला, ये डिफाइन करते हैं वो चित्रलेखा। चित्रलेखा लेकर आते हैं। उस समय स्त्री की जिंदगी, उस समय उस दौर के स्त्री की पीड़ा को भगवती जन वर्मा उसको लेके आते हैं। उनको बिका, खूब बिका चित्रलेखा। उसकी फिल्में भी बनी, 2 बार बनी थी। फिर अब दिनकर ने मधुशाला के बाद रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र लिखा, जिसमें देश में एक वीरता का भाव का संचार उन्होंने किया। फिर प्रेम की कविता का एक नया दौर शुरू हुआ कनुप्रिया से, जो धर्मवीर भारती ने शुरू किया। कनुप्रिया की भी लगभग 30,000 प्रतियां बिकी है जो उसका है। अब ये चूंकि उपन्यास नहीं है, कविता का संग्रह 30,000 बिकना अपने आप में रेखा है। उसमें अंत में 2 कवि रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह का काल में सारस और आत्महत्या के विरुद्ध, ये बहुत अधिक बिका है। और ये
अधिक से अधिक बिकने वाली किताबें हैं। अब उपन्यास में जो नई पीढ़ी और नया दौर है उसमें खान साहब भी हैं, आपके विजयकांत हैं, और भी जो कई अनेक नए लोगों ने लिखना शुरू, विनोद कुमार शुक्ल हैं। इन लोगों का उपन्यास जो है वो बिल्कुल नई तरह का है, इनकी एक बिल्कुल अलग दिशा है। इन्होंने अपना जासूसी और दूसरी तरह की चीज़ों में मानवीय भावनाओं को समाहित करने की कोशिश की है। विनोद कुमार शुक्ल ने और नई तरह से आज की सोच को रखा है। लेकिन ये सब बेस्ट सेलर्स रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा भारी संकट है, आज एक गतिरोध पैदा हुआ है। क्योंकि पिछली बार मैं गया था दिल्ली तो मुझे बताया गया, एक प्रकाशक के यहाँ गए थे तो उसने कहा कि किताबें अब उस तरह से बिक नहीं रही है। अब किताबें हमको ऑनलाइन लोग मांगते हैं पढ़ने के लिए, कि ऑनलाइन वो हम उन किताबों को उस पर करा रहे हैं और उसमें ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और बाइंड कॉपी हमारी नहीं बिक रही है। उसको घर ले जाकर कोई नहीं पढ़ता, अपने उस पर लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। फिर किंडल वो उसके माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं। तो किताबों का जो अस्तित्व है वो मतलब वो एक सीमा आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे कि अखबार आज 30% उसकी बिक्री घट गई है, क्योंकि लोग हमेशा उस पर है। वही अखबार मोबाइल पर खबरें दे रहे हैं, लोग मोबाइल में खबर अभी तक देख लेते हैं, हो गई बात खत्म। अब कल कौन अखबार पढ़ता है सुबह? तो जिनकी हैबिट में अखबार है अब वो पढ़ाई हो रही है। तो उसी तरह किताब की जो हैबिट है उस पर एक बड़ा खतरा आ रहा है, और ये इस जो आधुनिक व्यवस्था हुई है उससे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो बेस्ट सेलर बुक जब कहा जाता है तो किताब के अलावा जो ऑनलाइन किताबें पढ़ी जा रही हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाए, कि जो लोगों को अभी उपलब्ध हो रही है चीज़ें जिस माध्यम से वो उसमें करेंगे। हमने देखा कि हमने अभी हाल में इनकी ये देवानंद की जो जीवनी है रोमांसिंग विद लाइफ, वो बड़ी मोटी सी किताब है, तो मेरे पास थी तो हम पढ़ रहे थे उसको, उनके जन्मशती उनकी बनाई जाने वाली है। बेटे ने कहा कि ये उपलब्ध कंप्यूटर इस पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है क्या? अब इतनी बड़ी किताब लेके कौन पढ़ेगा ऐसे? तो ये जो नई पीढ़ी है उसको अब ये दौर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बेस्ट सेलर का में उसको भी शामिल करिए, और आधुनिक समय को समझने वाली चीजें जब आएंगी तो वो बिकेगी। धन्यवाद धन्यवाद। अब अमित खान जी बताएंगे। अमित खान भारत के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकारों में से एक प्रमुख हैं, जिनके उपन्यास हमेशा अमेजॉन बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल होते हैं। अभी तक आपके लिखे 100 से ज्यादा उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा आज उनका पात्र कमांडर कर्ण सक्सेना हिंदी उपन्यास जगत में मील का पत्थर बन चुका है। इस सीरीज पर उन्होंने 58 उपन्यास लिखे हैं। कमांडर सीरीज पर एक बड़ा ऑडियो ड्रामा भी स्पॉटिफाई पर उपलब्ध है, जिसमें कमांडर की आवाज बने हैं देश के चहेते सुपरस्टार सोनू सूद। इस श्रृंखला पर वेब सीरीज भी बन रही है। एकता कपूर द्वारा बनाई गई उनके उपन्यास पर आधारित वेब सीरीज बिच्छू का खेल भी सुपरहिट रही है। आपके और कई उपन्यासों पर भी वेब सीरीज और फिल्म बन रही है। टीवी पर भी वो अभी तक अलग अलग धारावाहिकों के 100 से ज्यादा एपिसोड लिख चुके हैं। बधाई हो अमित जी। अमित जी, पुस्तकों के बारे में तो हम पढ़ते रहते हैं, बेस्ट सेलर, ये उपन्यास, ये पुस्तक। आपका हमेशा हम ये पढ़ते हैं अमेजॉन बेस्ट सेलर के नाम से आपका आता है। नहीं, अभी ये क्या जादू है? ये क्या जादू नहीं है ये। हाँ, सुरेश जी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली है, जी। मैं उसी से कनेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे निजी अनुभव है जी कि किताबों के ऊपर सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, मुझे नहीं लगता वो संकट है। और चूंकि मुझे आज लिखते हुए 30-35 साल हो गए, और जब हम शुरू में लिखते थे आज से 25-30 साल पहले, तब एक लेखक इतना पैसा नहीं कमाता था जितना आज कमा रहा है। दूसरी बात कि हम जो लिख रहे हैं
वो किसी भी फॉर्मेट में आदमी पढ़े, पढ़ने से मतलब है। कोई जरूरी नहीं है कि पेपर बैक में ही पढ़ा जाए। आज जो है पेपर बैक में भी किताबें, ये बिल्कुल सच बोला सुरेश ने कि पेपर बैक बिकना कम हो गया है, लेकिन माध्यम अलग अलग हो गए कि आज पेपर बैक अगर बिक रहा है तो किंडल पर लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लगे, तो कहानियां तो पहुंच रही हैं। जैसे आज ऑडियो बुक्स बहुत ज्यादा सुनी जा रही हैं, आने वाला जो समय है ऑडियो बुक्स के लिए बहुत ज्यादा है। हम जो आज की डेट में किताबें लिख रहे हैं, हम अपने व्यवसाय वर्ड बोल रहे हूँ इसके लिए, बाजार शब्द बोल रहा हूँ, हाँ बाजार शब्द बोल रहा हूँ। हम जो सबसे पहला बाजार किताब लिखने से पहले जो सोचते हैं आज के डेट में कि हम कहाँ से रेवेन्यू आएगा और किस किस जगह हमारी किताबें जानी चाहिए, उनमें ऑडियो एक बड़ी मार्केट है, उसमें वेब प्लेटफॉर्म एक बड़ी मार्केट है, किंडल है और सबसे लास्ट में पेपर बैग है। तो पेपर बैग तो सिर्फ एक फैशन की तरह है कि हाँ किताब लिख रहे हैं तो किताब प्रिंट भी होनी चाहिए, वरना हम पे आज के डेट में पेपर बैग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वहीं से ऑडियो बुक्स के तौर पर, किंडल के तौर पर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही है। और ये कोई निराश होने की बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। रीजन क्या है, आप जो अपनी कहानी लिख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और बदलते हुए दौर के हिसाब से बदल जाना कभी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अब जहां तक आपका सवाल था अमेज़न बेस्ट सेलर, ये भी इसी से कनेक्टेड सवाल है कि आज के डेट में जो पहले बुक स्टॉल्स पर लोग किताबें लेने जाया करते थे, बुक स्टॉल्स खत्म हो गए। जो पहले लैंडिंग लाइब्रेरी होती थी जहाँ 1 रुपए के लिए आदमी 5-2 रुपए में किताबें किराए पर मिला करती थी, तो वो लाइब्रेरी खत्म हो गई। तो एक अच्छा क्या सिलसिला शुरू हुआ कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू हो गई, ऑनलाइन सेल शुरू हो गई। तो आज जो सबसे ज्यादा सेल है वो अमेज़न पर हमारी किताबें बिकती हैं। तो अमेज़न पे आपको पेपर बैग भी मिलेगा और अमेज़न पर आपको किंडल भी मिलेगा, यानी कि ई बुक भी मिलेगी। तो इसके लिए अमेज़न का जो बेस्ट सेलर लिस्ट है वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। रीजन क्या है, सबसे ज्यादा किताबें वहीं पर ही आपका पेपर बैग बिक रहा है और किंडल दोनों अमेज़न पर मिलता है। फ्लिपकार्ट पर भी वो पेपर बैग मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर ई बुक नहीं है। और आज दर्जनों प्लेटफॉर्म है ऐसे, लेकिन सबसे ज्यादा जो किताबें हैं अमेज़न के थ्रू खरीदी जाती हैं आज। तो इसके लिए अमेज़न बेस्ट सेलर लिस्ट आती है कि जब हमारी जो किताबें पब्लिश होती हैं तो उनके अलग अलग कैटेगरी हैं, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है तो वो फौरन अमेज़न बेस्ट सेलर लिस्ट में आ जाती है, तो वहां से पता चल जाता है। तो वो चूंकि किताबें वहीं पर बिक रही हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर बिक रही हैं, तो वो ऐसा है जैसे एक शॉप है, तो शॉप जो दुकानदार है आपको बताएगा कि हमने 100 किताबें मंगाई थी भाई, इस लेखक की 50 बिक गई, इसकी 100 मंगाई थी, इसकी 2 ही बिकी है। तो अमेज़न इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है। और अमेज़न का एक और प्लस पॉइंट है कि बड़ा ईमानदार प्लेटफॉर्म है, बाहर की कंपनी है, बोलती वो शर्म की बात है हमारे लिए कि जो बाहर की कंपनी होती है वो ईमानदार होती है। तो अमेज़न बेस्ट सेलर इसीलिए उसको कहा जाता है। अभी जी जब आप लिखना शुरू करते हो उपन्यास, तो उसके बारे में सोचते होंगे ना कि इसका पहले राइट्स, उसका पेपर बैक होना, डिजिटल होना या ऑडियो बुक में जाना, क्या कैसे सोचते हैं? देखो ये लंबी जर्नी रही। मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ कि जब चूंकि बचपन में लिखना शुरू किया तब तो इतनी नॉलेज कुछ थी नहीं, लिखने का शौक था, पढ़ने का, सबसे पहले तो पढ़ने का पेपर का शौक था। एक दिन में 250-250 पेज के 3-3, 4-4 किताबें में पढ़ जाता था। सुनने में अजीब लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज की डेट में किसी को बोलूँ 2-2, 3-3 किताबें एक दिन में पढ़ जाते थे, 200-250, 250 पेज। बेस्ट सेलर को पढ़ते थे आप? नहीं, अलग अलग साहित्यिक किताबें बहुत पढ़ी सर। ऐसा उससे आप देव जैसा मैं दिखाई देता हूँ, ये कवर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ऊपर से लेखक समझे। तो लेकिन आप बाबू देवकीनंदन खत्री से लेके मुंशी प्रेमचंद जी से लेके उषानंदा से लेकर आप किसी पर भी कभी भी एक सेशन में मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कहानियों के संदर्भ में, मंटू से के संदर्भ में, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के संदर्भ, यानी किसी भी विषय में इतनी किताबें पढ़ो। और मुझे आज भी लगता है पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी लेखक के लिए। लेकिन हुआ क्या, जो आपका सवाल था विषय से ना भटके, कि जब हमने शुरू में लिखने का शौक था, लिखे तो छपने भी लगे बचपन में, तो नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, सब जगह लिखने लगे, छपने लगे। तो बेस्ट सेलर वर्ल्ड का मैं बता रहा हूं कि मेरे माइंड में
बिकने का जो नशा था वो बचपन में कैसे आ गया और उसने कैसे बदलने का काम किया। तब पंजाब केसरी बड़ा मशहूर अखबार था, बहुत बिकता था यूपी में। और वहां उसमें बल्कि खुशवंत सिंह साहब का ना कानून से दोस्ती ना कानून से बहरे ये खूब छपता था, खूब पढ़ा जाता था, खूब पढ़ा जाता था उनका कॉलम। यानी सबसे एडिटोरियल संपादकीय पेज पर सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला उनका कॉलम होता था खुशवंत सिंह साहब का। तो बड़ी चर्चा होती थी, मैं भी बड़ा मन से बचपन में पढ़ता था उसे। तो मन में बात आनी शुरू हुई, अच्छा हमारा कहानी भी नवभारत टाइम्स और पंजाब केसरी जैसे अखबारों में छपी, लेकिन हम बच्चे थे। तो माइंड में आया तब नवभारत टाइम्स की 4-5 लाख के करीब सेल थी, पंजाब केसरी की तब और भी ज्यादा सेल थी उस टाइम पीरियड से। तो हुआ क्या है कि हमें लगने लगा यार, बचपन में एक सवाल माइंड में आ गया कि ये इसमें खुशवंत सिंह साहब लिखते हैं तब भी इसकी सेल 5 लाख है, हम जैसे नए लेखक लिख रहे हैं क्योंकि हम तो बच्चे हैं तब भी ये 5 लाख लिखता है। तो ये नवभारत टाइम्स या पंजाब केसरी की अपनी सेल है। देखिए मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं जो एक व्यक्ति को बदल देती है कि नवभारत टाइम्स या पंजाब केसरी की अपनी सेल है। इस सेल का किसी खुशवंत सिंह साहब के लिखने से या हमारे लिखने से उस सेल पर कोई फर्क नहीं है। तो हमने ऐसा लेखन करना चाहिए जहां पे हमारी ब्रांड वैल्यू हो, पड़े हम 10,000 बिकें लेकिन हम बिके। वो नवभारत टाइम्स ना बिक रहा हो, पंजाब केसरी ना बिक रहा हो, वहां पे पड़े 5,000 बिक रहे हैं, हम बिक रहे हैं। तो ये जो भावना आई मन में, तो उससे हमने एकदम आसान तो था नहीं, तो फिर हम डायमंड कॉमिक्स से जुड़े। शुरू में बहुत सारी पोस्ट राइटिंग की, दूसरे नामों से बहुत सारे लिखे किताबें, 50 से ज्यादा पोस्ट राइटिंग में किताबें लिखी। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। अब जो आपका सवाल है, भूलूंगा नहीं, अब जो आपका सवाल है कि आज के डेट में ये किस तरह से लेखन होता है, तो चूंकि हम उसी व्यक्तित्व के आदमी हैं, आज भी बचपन में जो विचार ने तब बीज लिया था, बीज से जो सारे लेखन का जन्म हुआ, तो हम तो लिखते चले गए। तो कभी कोई किताब लॉन्च नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, कभी कोई मार्केटिंग नहीं करते थे। आज तक भी मैं मार्केटिंग में कभी भरोसा नहीं करता, जो शायद हमारे नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन वक्त के साथ जैसे चीजें बदलती चली गई, तो एक चीज समझ में हमने शुरू से ऐसा लेखन किया जो लोग पढ़ें और जिसमें कुछ आप सिर्फ मनोरंजन ना हो, जिसमें कहीं कुछ अच्छी बात भी बोल जाए, जिसमें थोड़ा बहुत समाज के बारे में भी अच्छी बात बोल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज जब उसी बदलते दौर के साथ जो बदलते चले गए और आज जो इतने सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए कि आज जासूसी में मुझे यानी कि जो सबसे पहले ऑडियो सीरीज जो बननी शुरू हुई वो मेरी किताबों पे बननी शुरू हुई। जितने भी प्लेटफॉर्म है ऑडियो के, आपका पॉकेट एफएम हो, कोको एफएम हो, स्पॉटिफाई हो, सब पे मेरी किताबें मौजूद हैं। तो नो डाउट आज जो हम लेखन करने लगे, अब जब हम किताब लिखते हैं तो हमारे माइंड में जरूर रहता है कि हम ऐसी किताब लिखें, सिर्फ एक उपन्यास ना हो। कहानी तो कहानी होती है, लेकिन जो हर वर्ग में, हर दिशा में, हर क्षेत्र में, यानी उस वो चाहे ऑडियो बुक हो, ऑडियो पर भी कमाल अंदाज में सुनी जाए, वो कल को उस पर वेब सीरीज बने तो वो उसके ऊपर वेब सीरीज भी बहुत अच्छी बननी चाहिए। तो यानी एक कहानी जिसमें संभावनाएं ज्यादा, तो यही एक मार्केटिंग है, बाकी कुछ नहीं है। कि आप जब कुछ लोग क्या बहुत भावुक होकर कोई भी कहानी माइंड में आए लिखनी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उस नजरिए से नहीं देखते कि जब इस पे एक ऑडियो बुक बनेगी तो ऑडियो बुक कितना वर्क करेगी। तो हमें तो आज आदत है, हम 2 पेज पढ़ के बता देंगे कि ये इस पे ऑडियो बुक वर्क करेगी नहीं करेगी। कहानी कितनी अच्छी, चूंकि वो लेखन अलग होता है, ऐसी वेब सीरीज और फिल्म का लेखन अलग होता है। धन्यवाद अमित जी। अमित जी ने गुलशन नंदा और देवकी नंदन खत्री की बातचीत की। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी और गुलशन नंदा के करीब 51 उपन्यास आ चुके हैं। एक उपन्यास चिंगारी सर, एक चिंगारी, उसकी 3 लाख प्रतियां बिक चुकी थी और अगला उपन्यास झील के उस पार उनका आ रहा है ना, वो 5 लाख पब्लिक प्रिंट मतलब आ चुकी थी। उस समय
गुलशन नंदा ने प्रचार प्रसार किया कि आप सभी पाठकों का धन्यवाद शुक्रिया किया कि 3 लाख प्रतियां बिकी हैं और अब 5 लाख आ चुकी हैं, तो उसका प्रचार प्रसार उन्होंने अखबारों में, पत्रिकाओं में, रेडियो में, पान की दुकान में, चाय की दुकान पर इस तरह से खूब प्रचार किया और वो बिकी भी, जो कि आज के दौर में एक पहला संस्करण आता है 100, 500, 1000, 1500, 2000, 3 आता है, फिर दूसरा आता है। तो उस समय जब गुलशन नंदा जी 60 से 80 का 20 का समय रहा उस समय, तो उस समय वो मार्केटिंग की जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी, आज वो दौर तो है। तो ये जो दौर है आज का मार्केटिंग वाला और उस समय का दौर है, क्या इसमें कुछ आजकल असल में गुलशन नंदा साहब का जो लेखन था उसको जो वो कहते थे कि ये जो हमको साहित्यिक बिरादरी से बाहर माना जाता है, और ये जो हमको साहित्यिक बिरादरी को कहते थे कि अभिजात्य वर्ग है, ये इनको कोई पढ़ता नहीं है। और अपने बारे में वो कहते थे कि मैं उन लोगों के लिए लिखता हूँ जिनको कोई बहुत ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है किसी चीज को पढ़ने की, जो जहाँ है और जिस हाल में है मेरी किताब उठाएगा, और वो चाहे झील के उस पार हो चाहे सांझ की बेला हो, वो उसको उसमें मजा आएगा। और वो कहते थे कि हम अपने उपन्यास में कोई अतिरिक्त हम अपने पाठक को रिलीफ देते हैं, यानी उसको हम ऐसा नहीं कहते हैं कि देखो ये जीवन तुमने लेकर के क्या तुम कर रहे हो, सब नष्ट हो गया, अब ये दुनिया नहीं बचेगी। तो एक मिनट, हाँ, तो एक कोई पाठक क्लब है, उसी का फोन था कि वहाँ हमको बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन अब सब लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा ना आपको सुनने वाले, सॉरी हमने उसको बंद नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं। तो गुलशन नंदा ने ये कहा कि ये जो संस्कार है लोगों का, जो जहाँ है हम वहीं उसको उसकी सामग्री देते हैं। हमारे उपन्यास को पढ़ने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी बिंब और किसी प्रतीक और उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई भारतीय संस्कृति संपन्नता, सीधी बात तुम जहाँ हो, जिस जगह हो वही। उन्होंने कहा कि तुम जिस कस्बे में हो और वहाँ पर प्याज बिक रहा है, उस दुकान पर हो, तो वहाँ जो उस बेचने वाले का परिवार क्या कर रहा है और उसके परिवार में किस तरह की कल्पनाशीलता हो सकती है, मैंने उस क्लास को पकड़ा और उसको उसी की जिंदगी को जीने। तो जब ये जनमानस से इस तरह से इनकी लेखनी जुड़ी थी, तो फिर ये साहित्यकार इनका विरोध क्यों करते थे? साहित्यकार उनका विरोध इसलिए करते थे कि उसमें वो निष्कर्ष तक, मैंने अपने उपन्यासों में कोई उनका इस तरह का निष्कर्ष जो परंपरा रही है अपने यहाँ देने की, वो सब नहीं था। वो आज भी जारी है। जो गुलशन नंदा के बारे में जो मैं कह रहा हूँ सही है। गुलशन नंदा से पहले भी था, आज भी है। तो ये गुलशन नंदा साहब का था। और देखिए कि उनका उपन्यास ही नहीं, उनका जो ये है फिल्म जो उनके वो भी सुपरहिट हो जाती थी, झील के उस पार 14-15 फिल्म। हाँ, वो उन्होंने किया। अचानक कम समय में ही उनका निधन हो गया, लेकिन उपन्यास गुलशन नंदा के उपन्यास का अध्ययन बाकी है, उसकी सोशियोलॉजी क्या है, क्यों इतना पॉपुलर थे, उस पर लिखा जाना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा आलोचक कोई हुआ नहीं है। लोग कहेंगे कि अच्छा गुलशन नंदा पर लिख दिया आपने, आप क्या कर रहे हैं, ये स्थिति है। अच्छा सर, आपके विचार से किस तरह की पुस्तकें अधिक मिलती हैं? मेरे विचार से इतनी आप सामने बैठे हुए हैं जिनकी किताब बहुत अधिक बिकती है, सबसे अधिक बिकती है वो किताब जब आपका जो पाठक है उस समय जो सवाल चल रहे हैं उसके माहौल में, उस समय में जिसका उत्तर उसको पाना चाहता है, जिसको वो सफर कर रहा है, अगर वो उसको उसमें पाता है तो तुरंत उसको खरीदता है और दूसरों को भी बताता है कि इसको खरीदो। वो अपने को खुद को उसमें अगर देखता है, उसके कैरेक्टर के रूप में खुद उसकी भावनाओं को अगर वो छूती है वो चीज़, तो वो उस समय उस किताब को खरीदना चाहता है और माउथ पब्लिसिटी उसकी होती है कि इसको देखो, इसको पढ़ो, ये तो गजब की किताब है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी, धन्यवाद सर। अमित जी, जैसा कि फिल्में बनती हैं, एक बड़ा स्टार होता है, बड़ा चीज, उसका फिर लोकार्पण, समीक्षा, उस पर चर्चा, इस तरह से पुस्तकों उपन्यासों की भी बने बिल्कुल बिल्कुल, है ना। है ना।
तो अब ये भारत में साहित्यिक एजेंट या एजेंसियां होती हैं क्या? बिल्कुल अभी हो गई है। हो गई। अभी बहुत सारे एजेंट हैं जी जो प्रकाशकों के और लेखकों के बीच में पुल का काम करने लगे हैं, जी और जो उनके साथ एग्रीमेंट कराते हैं, उनकी पांडुलिपि किस तरह उन तक पहुंचाते हैं, जी तो नए लेखकों के लिए थोड़ा सा आसान काम हो गया है जी। आज की डेट में। तो आज बहुत सारी एजेंसीज हैं इस तरह की, लेकिन एक बार आपका प्रकाशक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या आप अच्छा लिखने लगते हैं या बिकने लगते हैं, आपका इस मार्केट में नाम हो जाता है, तब आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि जैसे मुझसे भी बहुत सारे एजेंटों ने समय समय पे किया, लेकिन वो खुद अनईजी हो गए, चूंकि जितने प्रकाशक थे सबको मैं डायरेक्ट जानता था, तो हमें भी नहीं लगता था कि इनके थ्रू जाएं। कई तो ऐसे थे जो एक दो बड़ी एजेंसी थी वो आए और खुद ही मुस्कुरा के कहने लगे कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए लेखक हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये एजेंसी काम कर रही है। और अच्छी बात क्या है कि देखिए ये पहले भी था, जो एजेंसीज वगैरह नहीं थी पहले, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक दौर किताबों का जो फर्क है, जो अभी सुरेश जी कह रहे थे या जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, जैसे गुलशन साहब की बात की, या हमारे यहाँ पे प्रकाश शर्मा है, सुरेंद्र पाठक है, या बाबू, हमारी जो परंपरा है एक तरह से बाबू देवकीनंदन खत्री साहब से शुरू होती है, यानी हमारे पूर्वज वो हैं उसके बाद से। लेकिन ये सिर्फ एशिया में मैं बोलूँगा ये प्रॉब्लम है, वरना हमारे जैसे जो जासूसी लेखक हैं या लोकप्रिय जो ज़्यादा किताबें लिखने वाले जो राइटर हैं वो अंग्रेजी में भी बहुत हैं। जैसे कॉनन डायल है, शेरलॉक होम्स वाले, इयान फ्लेमिंग है, अगाथा क्रिस्टी है। आज अगर मैं कॉनन डायल के बारे में बोलूँ सर, उसको उनको लंदन में सर की उपाधि दी जाती है जो हमारे जैसा लेखन कर रहे हैं। तो यहाँ सर की उपाधि मतलब जैसे भारत में किसी को भारत रत्न मिल जाना, तो यहाँ तो मुंशी प्रेमचंद साहब को भी भारत रत्न नहीं मिल सकता, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को भी भारत रत्न नहीं मिल सकता, जबकि हमारे जैसे लेखक का वो सम्मान है अंग्रेजी में कि उनको सर की उपाधि दी जाती है। तो वहां पर ये भेदभाव नहीं है जो यहाँ पर है। यहाँ पर तो ये समझा जाता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली कि यहाँ जो किताबें होती है 100 किताबें, पहला संस्करण 200 किताबें, सर ये किताबें हमारी आज भी नहीं मिलती हैं जो हमारा पहला एडिशन होता है। तो जब हम घोस्ट राइटिंग में भी लिखते थे तो हमारी तब घोस्ट राइटिंग मतलब मैं नाम लेके बता रहा हूँ, जब मैं ट्रेड नेम लिखा करता था, एक था मनोज, एक मनोज पॉकेट बुक्स का, राजवंश था, समीर थे, सर 1 लाख कॉपी तब बिकती थी उन ट्रेड नेम की। मैं गुलशन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। और गुलशन साहब का तो ये जज्बा था कि अगर आपने गुलशन साहब की किसी प्रकाशक से डील करा दी तो तब फेयर गाड़ी बहुत चलती थी, एम्बेसडर बहुत चलती थी, लाइन सुनना सर क्या है, तो आपको एजेंट से गुलशन साहब की डील करा दी तो आपको आप बिचौलिए हैं, आप एजेंट हैं, तो प्रकाशक आपको गाड़ी गिफ्ट देता था। तो ये दौर था, और ये दौर अब सेल जरूर कम हुई है, लेकिन सर आज भी लेखक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो आज भी अच्छी खासी सेल है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि पेपरबैक में कम हुई है तो दूसरी जगह बढ़ गई है, क्योंकि जब हम पूरा आकलन करते हैं तो हमें लगता है यार आज तो बहुत अच्छा दौर है, आज इतनी जगह से पैसे आते हैं जो हम सोच नहीं सकते। और हम जब अपना एग्रीमेंट बनाते हैं तो हम उसमें एक फ्यूचर राइट और होता है, जो हम फ्यूचर राइट लिखते हैं आज के डेट में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आने वाले समय में पता नहीं कहाँ कहानियों का कहाँ चीजें खुल जाएंगी। क्योंकि आज से 20-30 साल पहले कोई वेब सीरीज के बारे में या ऑडियो बुक आएगी किसी को नहीं पता होगा, तो फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं जिनका आज का पता नहीं है, तो वो राइट आपके पास रहने चाहिए। तो वो सिर्फ फ्यूचर राइट बोल के लिख दिए जाते हैं कि फ्यूचर राइट के मालिक हम हैं। धन्यवाद सर। मैं आ रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद सर। सूरज जी, आप पत्रकार रहे हैं बड़े बड़े ग्रुप में, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, जैसे कि आज जब फिल्म रिलीज होती है तो उसके पहले एक समीक्षा जो फिल्म की होती है उसके राइटअप होते हैं, है ना, तो वो एक्टर भी बहुत ध्यान देता है क्योंकि बिजनेस पर असर पड़ता है उसका। तो इसी प्रकार से आज का जो लेखक है, उपन्यासकार है, वो भी समीक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि यार मेरी इस पुस्तक की समीक्षा अच्छी हो जाए ताकि इसका सेल अच्छा हो और बेस्ट सेलर में मिल जाए। तो आपके दौर में ये प्रकाशक
या उपन्यासकार या लेखक उस तरह की एक कहने का मतलब निवेदन करता था कि जरा मेरी पुस्तक का संभाल लेना, समीक्षा अच्छी है। असल में जो किताब की पब्लिसिटी है जी उसके 3-4 मंच हैं, उनमें से एक पुस्तक समीक्षा का भी है। मैं बताऊंगा, मैं नवभारत टाइम्स में और जनसत्ता में दोनों में किताबें एक पूरा पेज निकलता था, अब तो बंद हो गया है, क्यों बंद हुआ है बताऊंगा। तो उस पेज को मैं देखता था लगभग 8 साल तक, किताबें पेज जो होता था। लेकिन असल में आज जो किताब की पब्लिसिटी की शुरुआत की जाती है वो ये है कि सबसे पहले वो अगर जो किताब अच्छी है और उसको लगता है कि ये बिक सकती है और इसकी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो किताब का प्रकाशक लोकार्पण करता है। लोकार्पण एक बड़ी त्रिवेणी सभागार है वहाँ दिल्ली में, वहाँ कम से कम 800-900 लोगों के बैठने की जगह है, आप जानते हैं। वहाँ पर किताब का लोकार्पण होगा, एक आदमी उस किताब के बारे में विस्तार से बताएगा और उसके बाद चर्चा होगी। तो उस अखबार से लोग बुलाए जाते हैं जो रिपोर्टर्स, वो फिर उसको उसमें देते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि विश्व पुस्तक मेला लगता है, देश के स्तर पर पुस्तक मेला लगता है, तो इच बिहार पुस्तक मेला है वगैरह वगैरह, वहाँ पर अपनी किताबों की पब्लिसिटी के लिए वो और उसकी बिक्री का वो चलाते हैं। तीसरा जो है वो है अलग अलग प्रकाशक स्वतंत्र रूप से, जैसे विराज कमल प्रकाशन ने बॉम्बे में किया था, वो नेहरू सेंटर में किया था, वो अपने सब किताबों की प्रदर्शनी लगाते हैं, बातचीत कराते हैं। उसमें मैंने पूछा कि भाई किताब वगैरह तो अच्छी, कम से कम मतलब सैकड़ों किताबें बिकी उनकी, लोग आए, चर्चा में हिस्सा लिया, जो चर्चा हो रही है लेखों से, और उसके बाद वो बिकी। तो ये एक चल रहा है। लेकिन जिस पुस्तक समीक्षा की बात आपने कही है वो हर दैनिक अखबार, मैं जनसत्ता में भी था और उसमें भी था, किताबें एक ये था। तो उसमें जो राजकमल प्रकाशन है, वाणी प्रकाशन है, नेशनल पब्लिशिंग हाउस था जिससे हमारे बहुत सकती है, ये हर किताब की 2 कॉपी हमारे पास भेजते थे। उसमें हम उस पेज पर समीक्षा के लिए एक कॉपी उसको देते थे जो समीक्षा करता है, और एक थोड़ा पढ़ के देखते थे कि समीक्षा लेके आएगा तो मैंने थोड़ा हमको भी जानकारी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद वो किताब लाइब्रेरी में चली जाती थी अखबार के। तो उसमें हम लोग ये करते थे कि आप जो समीक्षा दैनिक है, दैनिक में अगर समीक्षा लिखी जाती है तो उसमें गूढ़ साहित्यिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए, आप इंफॉर्मेटिव समीक्षा लिखो। हाँ, और जो पाठक है हमारा दैनिक का, उसको न्यूज़ की तरह उसमें क्या है ये उसमें देना चाहिए। और इस तरह से वो एक तो ये होता था कि समीक्षा लिखी जाती थी, नीचे प्रकाशक का नाम, उसका कीमत हुआ। उसके बाद पुस्तक अंश छापते थे, जो किताब अगर बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उसका पुस्तक अंश हम छापते थे और वो भी लोग पढ़ते थे, उस पर भी रिएक्शन होता था। फिर जिस कोई किताब जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया या ज्ञानपीठ मिल गया, तो फिर उस लेखक पर पूरा एक पेज निकलता था और उस किताब के बारे में चर्चा उस पूरे एक पेज पर होती थी, और इस तरह उसकी वह किताब अधिकतम लोगों तक जाती थी और पहुंचती थी। तो किताब की पब्लिसिटी का ये रूप था। उसके बाद जब दूरदर्शन का दौर आया था, अब तो आज के टीवी पर किताबें नहीं हैं, आज के चैनल्स पर किताबें नहीं हैं, लेकिन दूरदर्शन पत्रिका कार्यक्रम कुबेर दत्त करते थे और वो चला है कार्यक्रम, मेरा ख्याल है 89-90 तक। उसमें वो पत्रिका में किताब होती थी, उसका लेखक होता था, एक इंटरव्यू करने वाला, विजय मोहन सिंह किताब आई थी तो हमने उनसे इंटरव्यू किया था उस किताब पर, उस किताब में क्या है कैसे है। तो ये वहीं रुक गया, ये आज नहीं है। अभी चल रहा ललन टॉप भी कर रहा आज तक। अच्छा, हाँ, वो उसमें कह रहे हैं के नाम से फिर से आ गया है, बहुत ज्यादा आज तक में है। अच्छा, ललन टॉप ने भी अलग से। अच्छा, तो मैंने वो, अच्छा, और वो बीबीसी पर भी वो किताब की वो करते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से है, लेकिन ये जो चैनल्स इतने बड़े पैमाने पर चारों तरफ हैं और लोग ही चलता रहता है, उसमें किताबें गायब है। तो इस तरह से किताबों की पब्लिसिटी का वो दौर था और आज भी जरूरत है कि और आगे इसको बढ़ाया जाए। क्या धन्यवाद।
हालांकि आपने गुलशन नंदा के बारे में बता ही दिया है कि उस समय जो भी एजेंट होता, साहित्यिक एजेंट या जो बीचवान था होता था, उसको गाड़ी गिफ्ट मिल जाती। हाँ, वो एजेंट नहीं होते थे। हाँ हाँ। अब ये जो कुछ अखबार या कुछ संस्थाएं जो एक हर 6 महीने 4 महीने में बेस्ट सेलर की एक सूची जारी करती है, अभी दैनिक जागरण की मेरे पास आई थी। कथा एक तरफ है, कथेतर एक तरफ है, उसमें अक्टूबर जंक्शन ये है, दिव्य प्रकाश की है, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, ओघड़ नीलोत्पल मृणाल, चांदपुर की चंदा व अतुल कुमार, और वार जादूगर नीलोत्पल मृणाल, शर्ट का तीसरा बटन मानव कौल, बागी बलिया सत्यव्यास, 8 दिन सुरेंद्र मोहन पाठक, अंतिमा मानव कौल, गैंग ऑफ वॉर सुरेंद्र मोहन पाठक। उसके बाद कथेतर में मौन मुस्कान की मार आशुतोष राणा, महाराणा ओमेंद्र पंड्या जी हैं, तुम्हारे बारे में मानव कौल। इस तरह से ये 20 पुस्तकों के बारे में इन्होंने कहा। तो क्या ये जैसे सेलिब्रिटी होती है, कलाकार होता है, आशुतोष राणा है, पीयूष मिश्रा है, ये फिल्म के कलाकार भी हैं, तो अपने आप में लोकप्रिय है। तो ये इसका मापदंड ये होता है कि कोई व्यक्ति लोकप्रिय है तो जब उसकी पुस्तक आती है तो हाथों हाथ बिक जाती है, और बिक जाती है, लेकिन पाठक जरूर नहीं कि वो पढ़े, अपने घर में अलमारी में पुस्तकालय में रख लेता है वो। आपकी नजर में क्या है? क्या नहीं, देखिए, पहले हमें भी ऐसा लगता था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कि एक एक्टर ही थे, तो मुझे लगता था कि उनकी सेल बड़ी नाम की वजह से हो जाएगी। अच्छा, कार्ड कब खुल जाते हैं, पेपर बैग में तो पता चलता नहीं। पेपर बैग में क्या पता चलेगा? आपके 10 जगह इंटरव्यू आ गए, क्योंकि आप इंटरव्यू भी करा सकते हो, समझे। लेकिन अभी हमारी प्रतिलिपि पे किताब है। मैं आपको अच्छा, प्रतिलिपि पर क्या होता है, जितने लोगों ने किताब पढ़ी है वो नीचे दिखाई देता है, वहीं पर मेंशन होता है, सुनना, तो वहीं पर मेंशन होता है कि इतने लाख लोगों ने किताब पढ़ी, इतने हजार ने पढ़ी या कम ने पढ़ी। बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है। तो वहां पे सबके कपड़े खुले हुए नजर आते हैं, कौन कितने पानी में है। तो एक एक्टर जिनको मैं समझता था इनकी सेल बड़ी अच्छी होगी, तो मेरी बहुत सारी किताबें प्रतिलिपि वालों ने ली, तो मिली वहां पर, सिर्फ बोल रहा हूँ मिलियंस में सेल है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके देखिए, भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें में मेरा ही आपको सबसे टॉप पे दिखाई देगी। और ये ऐसा नहीं है मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता पब्लिसिटी के लिए, कोई अगर ना समीक्षा के लिए कोई किताब मांगे मैं कभी नहीं देता किसी। अब वहां पर उन एक्टर महोदय की किताब भी आई, तो मेरी निगाह नीचे, जब मैं प्रतिलिपि पर देख रहा था तो देखा नीचे, तो इतने नीचे दिखाई दिए साहब को, और इतने कम पाठक थे। तो मुझे ही लगता है कि कई बार जो सुनहरे सपने होते हैं ना, लगता है कि फलां की किताब है तो ये अच्छी बिक जाएगी, सर नहीं होता। होता क्या है कि किताब का भी एक खेल है कि आदमी क्या करता है कि अगर बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जो लेखक नहीं है, तो और आप उसे जानते तो उसकी बुक वो खोलेगा, ओपन जरूर होगी उस आदमी की किताब जो पढ़ने में जो रुचि रखता है। सर 2 पेज पढ़ेगा, पहले मैंने 2 पेज ज्यादा बोल दिए। जो अच्छा रीडर होता है ना सर, हाफ पेज पढ़ के बता देगा कि पढ़ने योग्य किताब है या नहीं है, इसमें मेरी रुचि है या नहीं है। और अगर उसका ज्यादा प्रेम है उस व्यक्ति से तो 30-40 पेज फिर वो पलट के बीच में से भी देख लेगा, अगर पढ़ने की इच्छा होगी तो। यही फॉर्मेट होता है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि आपका किसी से ज्यादा लगाव है ना, केशव जी की बहुत बड़े फिल्म स्टार है, और आपको लगा जरा केशव जी ने क्या लिखा है, तो आप पहले आधा पेज पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा चूंकि, लेकिन आप इनकी कला के बड़े प्रशंसक हैं तो आप बीच में से कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और सर जब आपको नहीं समझ में आएगा छोड़ देंगे। तो वो जो किताब है, जब आप किंडल पर होते हैं, जब आपकी डिजिटल किताब होती है, तो वो गिनती में नहीं आती। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपने 1 या 2 पेज पढ़ के बुक छोड़ दी है 100-150 पेज की किताब, तो वहां पे आपने किताब पढ़ी वो उस गिनती में नहीं आती। समझ लो गिनती में कब आती है, जब कम से कम आपने आधे से ज्यादा किताब पढ़ी हुई है, तो तब वहां पे रीडर कनेक्ट होता है। पेपर बैग में तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, पेपर बैग में तो कई बार ऐसा होता है कि आपने किताब खरीद ली
सर खरीदने के बाद भी कितनी किताबें पढ़ी जाती हैं, जो सच बात है जी। कि आदमी अपने ड्राइंग बोर्ड में लाके रख लेता है किसी बड़े आदमी के नाम की किताब कि, लेकिन जब उसे पढ़ के देखता है नहीं पढ़ पाता है तो छोड़ देता। तो रीजन ये है कि इससे अच्छी किताब होगी तभी वो पढ़ी जाएगी। उसे चाहे अमिताभ बच्चन साहब लिख लें, चाहे शाहरुख खान साहब लिख लें, या बिल क्लिंटन कुछ आप 10, 15, 20 साल बाद तक वहीं खड़े हैं, उसके लिए आपके अंदर ऊर्जा चाहिए, लेखन के लिए विशेष प्रेम चाहिए, वरना वो शोशेबाजी से खाली बात बनने वाली नहीं है कि मार्केटिंग करके घूम रहे हो, लंबा खेल नहीं चलने वाला। क्या धन्यवाद सूरज जी। कोई उपन्यासकार की जो उपन्यास कोई पुरस्कृत पा लेता है ना, उसका उपन्यास पुरस्कृत हो जाता है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत जब ऐसा आने लगता है तो क्या उसके उपन्यास या पुस्तक की सेल पे बहुत असर पड़ता है और वो जो उपन्यासकार है वो एक बड़ी हस्ती हो जाता है। ये विजेता जो उससे क्या असर पड़ता है? नहीं, निश्चय ही साहित्य अकेडमी या ज्ञानपीठ इससे जो जिन लेखकों को अंतिम चरण में ये सब मिलता है लोगों को, अंतिम चरण किसी को तो पहले उपन्यास भी मिल जाता है। हाँ, तो वो जैसे एकदम नए लेखक को ये अच्छा शब्द है। तो अभी जैसे इसके लिए पुरस्कारों के चक्कर में नहीं पड़ रहा। चेतना मारू है, हाँ, चेतना मारू है, वो बुकर में जो शॉर्ट 6 उपन्यास हुए उसमें उसका है, हाँ, दिसंबर में रिजल्ट आएगा। वो इसी प्रकार से जब गीतांजलि श्री हाँ, का शॉर्ट लिस्ट हुआ था, मैंने उसको बधाई दी थी उनको, वो बाद में वो बुकर जीत गई थी। हाँ, तो ये बुकर की परंपरा है, ये अच्छा। और इसमें युवा लेखक भी पुरस्कृत होते हैं, लेकिन अपने देश में कोई युवा लेखक ज्ञानपीठ से पुरस्कृत नहीं हुआ है। सही बोल रहे हैं। ये अंग्रेजों की परंपरा है, क्योंकि अपने यहाँ तो बिल्कुल ही अपने शिखर पर पहुंच चुका है। सही बोल रहे हैं। चाहे वो सुमित्रानंदन पंत हो, चाहे फिराक गोरखपुरी हो, उनको जो पुरस्कार मिलता है तो जब अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक गायिका है, बहुत अच्छी गायिका, नाम है उसका बहुत, तो उसकी माँ उसके पिताजी मुझे दिल्ली लेकर गए, बोले यार इसको पद्मश्री के लिए बात करना है। तो कुछ लोग पहचान वाले थे, तो मैं तो मैंने भी कहा, तो उन्होंने कहा अधिकारियों ने, भैया इसके बाल सफेद होंगे जब मिलेगा है तो पद्मश्री, अभी नहीं मिलेगा। अब तो पद्मश्री का रूप और भी बदल गया है कि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं और आपके वरिष्ठ भी हो गए हैं, तो भी अब सबसे पहले ध्यान देते हैं कि गांव के उन इलाकों में जाओ जहाँ कुछ काम कर रहा है, और इन साहित्यकारों को पुरस्कार देने से क्या होगा जी। तो अब वो पद्मश्री का रूप बदल गया है। आप देखते होंगे कि उसमें जो नाम है वो अलग तरह से, हमारे यहाँ एक किसान चाची कहलाती है बिहार में, मुजफ्फरपुर में, वो विभिन्न प्रकार का अचार बनाती हैं और नए नए प्रकार की खेती वगैरह की व्यवस्था की है उन्होंने, तो उनको पद्मश्री बना और हमको फिल्म डिवीजन से अलॉट हुआ कि भाई आप इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए। क्या बना सकते हैं, तैयार हुए, लेकिन फिल्म डिवीजन जब NFDC में गया तो फैसला उनका ये हुआ कि नहीं अभी नहीं बनेगा, रुक जाइए। तो अभी ये सब है। तो इस तरह से पुरस्कार के बारे में जो आपने पूछा है, पुरस्कार का असर पड़ता है। अब पुरस्कार का असर इतना लेखक पर भी पड़ता है कि उसमें लिखता है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता फला ये कर रहे हैं, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत ये। अच्छा, किताब के ऊपर भी फायदा होता है, इसलिए प्रकाशक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत इस तरह से लिखते हैं, तो वो निश्चय ही उसका असर पड़ता है और लोगों को खरीदने में सपोर्ट मिलता है कि ये पुरस्कृत है, तो निश्चय ही अभी उस पर मतलब प्रश्न नहीं उठाते हैं कि बेईमानी से दे दिया होगा। हालांकि गीतांजलि श्री की किताब बहुत ज्यादा बिकी है उसके बाद गीतांजलि श्री की निश्चय ही बिकी है। तो इस तरह से पुरस्कार का रहता है। और लेकिन पुरस्कारों की जो स्थिति है ना देश में, वो बहुत ही अच्छी नहीं है, दयनीय है। उसको फिर से जीवित करना चाहिए और वो एक ज़रूरत होगी कि और ईमानदारी से अगर नए लेखकों को भी पुरस्कृत किया जाए, जैसे कि डेब्यू फिल्म के लिए होता है ना पुरस्कार, किसी की पहली किताब आई है तो उसको पुरस्कृत हो, वो किशोर जी भी कर सकते हैं। ये डेब्यू बुक जो है उसको उत्साह मिलता है, उत्साह मिलता है ना उसको। हम तो खैर श्रेणी से बाहर हो गए।
अमित जी, शायद बीच में आपने कुछ बातें बता दी थी, लेकिन जब आप लिखते हैं तो जैसे वही कि वेब सीरीज के लिए, टीवी सीरीज के लिए, फिल्म के लिए, तो वो पहला राइट्स में आपकी क्या कि इस पर फिल्म बनेगी उसको देते हैं या वेब सीरीज वाले को देते हैं? सबसे पहले तो किताब ही प्रिंट होती है। और एक साथ में एक और बात है कि आजकल एक दौर चल रहा है कि एडवांस बुकिंग, कुछ उपन्यासकार लेखक हमसे कहते हैं यार मेरा उपन्यास आ रहा है तो 25,000 एडवांस बुकिंग हो गई इसकी। कई दूसरे लोग ये भी कहते हैं यार कि आपने ऑर्डर दिया कि नहीं, तो हमने कहा दे दिया, तो बोले स्लिप भेजो हम कि उसको मार्केटिंग विश्वास दिलाना है, मार्केटिंग है। मार्केटिंग है। यहाँ तक लोग कहने लगे कि यार वो स्लिप भेज दो, आपने ऑर्डर दिया है। तो पहले स्लिप नहीं, वो समीक्षा के लिए भी बहुत सारे लेखक आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। हाँ, वो तो हो जाती ये है। आप जो है समीक्षा लिखो, समीक्षा भी ऐसे लिखो तो अच्छे लिखो, समझिए, फिर उसको सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते हैं, तो ये सब मार्केटिंग है। लेकिन अल्टीमेट बात वही है कि अगर अच्छी किताब होगी तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, समय लगेगा उसके लिए। अच्छा, ये कार्ड खुलने लगते हैं ना फिर, क्योंकि हर आदमी की, जितने लेखक हैं सब अपनी किताबों की समीक्षाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और सबकी समीक्षाएं अच्छी होती हैं, तो इतने पाठक भी मूर्ख नहीं है कि उनको भी समझ में आने लगता है कि ये सब खेल चल रहा है। सही बात है। ये सब, और ऐसी कंडीशन में जब आप एक अलग तरह से काम करते हैं कि आप ना समीक्षा किसी से लिखवाते हैं ना कुछ करते हैं, तो आपका इमेज अलग तरह से क्रिएट होती है। सर, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल पे कहीं कोई लेना देना नहीं होता। हमारे क्षेत्र में तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जितने भी पहले के राइटर हैं सर, हम में से कोई भी आदमी किसी से समीक्षा लिखवाता नहीं, कोई समीक्षा के चक्कर में पड़ता नहीं। कोई अखबार में एक मैं बहुत बड़े न्यूज चैनल की बात बता रहा हूँ आपको, तो वो एक बहुत बड़ा शो चलाते थे, तो मेरी किताब पेंगुइन से आई, तो हम तो किसी को समीक्षा के लिए किताब भेजते नहीं। पेंगुइन या वेस्टलैंड जो है, क्योंकि अब किताबें हमारी वेस्टलैंड या पेंगुइन से आने लगी, तो उनका वो परंपरा है जो साहित्यिक परंपरा होती है कि सब चैनल्स को भेजना, सब अखबार वालों को भेजना, तो वो किताबें वहां से सब जगह भेजी गई। तो एक दिन पेंगुइन के एडिटर मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने चैनल वाले का नाम लिया जो वो शो चलाते थे। उन्होंने बोला कि हमने जब आपकी किताब भेजी तो वो बोले कि हम जासूसी किताब नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा ये तो आपने अपमान करा भाई हमारा, कि किताब उन्हें भेजी, हमें तो जरूरत ही नहीं थी। हम पेंगुइन तक जो पहुंचे किसी अखबार या किसी चैनल की समीक्षा की बदौलत नहीं पहुंचे, समझिए। हमारी आज तक किसी अखबार में ना समीक्षा छपी ना हमें छपवाने की, हालांकि अभी बहुत छपी है, अभी छपने लगी हैं, लेकिन जो छपी है सामने से छपी है, तो मैं ना हम भेजते ना छपवाने की इच्छा होती। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि उसके बाद 15 दिन बाद ही उस चैनल से फिर हमें इनविटेशन दिया गया बुलाने के लिए। तो जब इनविटेशन दिया गया, बहुत बड़ा चैनल की बात कर रहा हूँ, तो 4 शर्तें और लगाने की बात होती है ना, तो वो लगाई जानबूझकर। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छा लेखन कर रहे हैं सर, आपको रास्ते मिलेंगे। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में गुलशन नंदा हो, हमारे क्षेत्र में वेद प्रकाश शर्मा हो, हमारे क्षेत्र में सुरेंद्र मोहन पाठक हो, कोई किसी अखबार में समीक्षा के लिए अपनी किताब नहीं भेजेगा, कोई किसी लेखक को नहीं भेजेगा, बोलेगा कि तुम हम अच्छा लिखो और हम प्रिंट करेंगे या अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे। सर, लेखक जो पाठक हैं वो खुद ही किताब पढ़कर खुद ही अपनी किताब, हमारी किताबें अपने आप समीक्षा लिखते हैं। और हम सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि अगर अच्छी किताब है, लोग उत्साह के साथ खुद बोलते हैं। आप गुनाहों का देवता है कि कितनी, मैं साहित्यिक किताबों के बारे में भी बोल रहा हूँ, कितनी हम पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग उत्साह में डालते हैं। आज की डेट में कोई धर्मवीर भारती साहब किसी से कहने थोड़ी जा रहे हैं कि तुम गुनाहों का देवता की समीक्षा लिखो। तो अच्छा, आदमी के अंदर पढ़ने के बाद अपने आप उल्लास जन्म लेता है सर, वो दिल से बोलता है कि मैंने इस किताब के बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो अच्छा लेखन हमेशा चलता है, लेखन पे ध्यान देना चाहिए, बाकी तो सब कहानी है। एक प्रश्न और कर देते हैं। हाँ। धन्यवाद। देखिए, आज फिक्शन के साथ नॉन फिक्शन भी बहुत लिखी जा रही, पढ़ी जा रही, पसंद की जा रही, बिक भी रही है। किस तरह की पुस्तकें अधिक लोकप्रिय होती हैं और बिकती हैं? जैसे जीवन प्रबंधन पर खूब पुस्तकें आ रही हैं, खूब बिक भी रही हैं सर। बहुत ज़्यादा सही है। हाँ, जो डेल कार्नेगी की किताब थी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, या
इस तरह की किताबें जो लिखते थे वो पहले पश्चिम में ही ऐसा पाया जाता था। हम लोग गीता से और इन तमाम चीज़ों से ही अपने को प्रेरित करते थे। लेकिन अब अपने देश में भी, अपनी भाषा में भी जीवन प्रबंधन से संबंधित किताबें आने लगी हैं। और उसको, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसको अब एकदम से, एक तो जनसंख्या के स्तर पर हम लोग बड़ी संख्या में हम लोग सामने आए हैं, बहुत सारे लोगों को जीवन जीने की ज़रूरत है और उसकी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। तो उसका एक नियम है जीवन का, क्योंकि सोसाइटी में, इस व्यावसायिक जगत में आप एग्जिस्ट करेंगे जब आपके पास उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होंगी कि कैसे उस पर आप सस्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रबंधन की किताब तो आ ही रही है, उसके और अनेक भाषाओं में बल्कि आई है। बंगला में अनेक किताबें आई हैं, अंग्रेजी में आई है, हिंदी में भी बड़ी संख्या में नहीं लेकिन आई है। लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित बड़ी संख्या में किताबें हिंदी में आ रही हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए सावधान करने के लिए वो आपको मिलती है किताबें। वो भी जीवन प्रबंधन ही है कि आप कैसे उसको करते हैं। और उसके बाद और जो दूसरे विषय हैं, जैसे उपन्यास और कहानी को पर चर्चा अब तक बहुत हुई, अब जैसे विज्ञान का विषय उस पर हम कर रहे हैं। हम कृषि संबंधी पुस्तकें आ रही हैं कि कैसे, क्योंकि किसान भी अब एकदम से अशिक्षित नहीं है, उसकी एक बड़ी संख्या शिक्षित है। तो ऑर्गेनिक खेती, और उसके लिए अभी मैंने एक किताब देखी कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, और वो लगभग 300 पेज की किताब थी। उसको उलट के मैंने देखा तो मैं खुद ज़मीन वगैरह किसान परिवार से आता हूँ, बिहार के किसान परिवार से। तो मैंने खुद सोचा कि अरे ये अगर ऑर्गेनिक खेती ऐसे किया जाए तब तो बहुत बड़ा मुनाफा है। मैंने बिजनेस के तरफ पर मैंने सोचा कि वो ऑर्गेनिक टमाटर आपका जो है दुगने दामों में बिकता है जो दाम आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से विषयों का बड़े पैमाने पर ये हो रहा है कि विविध विषय पर पहले इतना नहीं लिखा जाता था, आज लिखा जा रहा है। और किताबों की दुनिया में यह एक बिजनेस के लिहाज से भी एक बड़ी चीज़ है कि लोगों को वो भी चाहिए। लोगों को सिर्फ फिक्शन नहीं चाहिए, फैक्ट भी चाहिए। और फिल्म संबंधी चीज़ें जो मैंने किताबें एडिट की हैं, और वो उसमें मैंने देखा कि रघुवीर शाह रचनावली है या बेरीपुरी रचनावली है, ये सब तो बिकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 6 संस्करण जो मतलब किताबें बिकी हैं वो दूसरी तरह की हैं, जो फिल्मों से संबंधित है। फिल्म वाली किताबें लोग पढ़ते हैं। अभी बिमल राय का जो देवदास है, बिमल राय ने जो फिल्म बनाई थी, उसकी पांडुलिपि मतलब उसका स्क्रिप्ट मैंने हासिल किया। रिंकी भट्टाचार्य जो उनकी बेटी है, उनसे परमिशन लिया और उसको एडिट करके छपी है बिमल राय का देवदास, राधा कृष्ण प्रकाशन से। उसके वो एकदम से बड़ी संख्या में लोगों ने उसको खरीदा। जैसे कि तो आज वो हो नहीं रहा है, स्क्रिप्ट छापने का भी दौर है कि लोग सिनेमा की तरह उसको भी पसंद करते हैं, वो भी एक साहित्य है जी। तो इस तरह से विविध विधाओं में और विभिन्न विषयों में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो महत्वपूर्ण है, और इससे हमारे किताबों का विस्तार हो रहा है। शर्मा जी, अंतिम प्रश्न इसीलिए तो एक बात और है कि आप तो पिछले 50 वर्षों से पत्रकारिता साहित्य की दुनिया में, पहले की जिन्होंने कालजयी साहित्य लिखा है शायद वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं रहे होंगे, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना झोला छाप पत्रकार साहित्य का स्तर से। आज का जो लेखक है बहुत साधन संपन्न है, तो क्या ये आज जो नई नई सुविधाएं आ गई हैं उससे उसको पैसा मिल रहा है या पुस्तकों से कमा रहा है? तो पहले भी कमाई तो पुस्तकों से होती थी, पहले वो अच्छा लेखक था। पहले कमाई पुस्तकों से असल में क्या है कि पाठक संख्या आज बहुत है, बड़ी संख्या हो गई है पाठकों की, और उपयोगितावादी जो पुस्तकें हैं वो ज़्यादा ये होने लगी है। प्रेमचंद की किस्सा एक बताता हूँ कि वो उतना लिखने के बाद, ये सन 32 की, ये यहाँ पर जब यहाँ फिल्म लिखने आ गए थे उससे पहले की बात है, वहाँ पर अपने लम्ही गांव है उनका, तो वहाँ से और उन लोगों के मन में व्यावसायिकता बहुत नहीं थी। वो अपने गांव लौट रहे थे तांगे से, बनारस से लम्ही 8 किलोमीटर है, तो लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि मक्के का खेत है। तांगे में लौट रहे थे तो मक्के के खेत में सामने वो फला हुआ था, ये खीरा और वगैरह का मक्के में ही लगाते हैं, तो 4-5 उन्होंने तोड़ लिए
और टांगे पर आके बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि अरे ये ठीक नहीं है, ये नैतिक नहीं है। टांगे वाले को फिर रोका और मचान पर जाके उन्होंने 2 आना पैसा रख दिया उस पर कि ये मैं ऐसे नहीं ले जा सकता। तो फिर नबी प्रेमचंद वहाँ अपने नबी में अपने घर पहुँचे। तो ये जो दौर है, ये जो ईमानदारी है, ये उस समय के, और क्योंकि अभाव था उस समय, प्रेमचंद बहुत कठिनाई में रहते थे। आज उनकी किताबें बिकती थी तो एक खास वर्ग तक जाती थी, और खास वर्ग, लेकिन अब बड़े पैमाने पर किताबें पहुंचती हैं लोगों तक। बड़ी साक्षरता है, जनसंख्या है, लोगों को चाहिए। लोगों को अगर हृदय की धड़कन बढ़ी रहती है तो दिल वाली किताब जो है खरीद के ले आएगा, देखेगा कि कैसे करे, वो उसके लिए दवा है। तो इस तरह से किताबों का जो उपयोगितावादी रूप सामने आया है, उसके कारण पैसा भी है उसमें, वो सारी चीज़ें भी। अभी मैं बताऊं, संतोष भारतीय जो MP भी थे और बिहार आंदोलन में हम लोग साथ थे, तो वो प्रकाशनों से किताब छपाते थे। तो उसमें उनको साल में 5,000 रॉयल्टी, 6,000 रॉयल्टी इस तरह से आती थी। वो राजनीतिक किताबें लिखते थे। अभी उन्होंने अमेजोन से कहाँ से वो किताब छपाई है उन्होंने, मैं उसमें लिखा है कि BP सिंह, चंद्रशेखर और मैं, ऐसा वो किताब एक संस्करण 10,000 का ऐसे ही बिक गया वो, और एक मतलब 6 महीने में उसका सारी रॉयल्टी आ गई। क्या? तो ये जो एक नया ये अमेजन और इस सब का दौर चला है, तो प्रकाशकों का जो वो रूप था जिसमें कि आपको साल में 1 बार 10 बार फोन करने के बाद पैसा आता था, वो सब खत्म हो गया। हमको 2 किताबें थी, राजकमल चौधरी की संपूर्ण कविताएं, और सबका कभी रॉयल्टी ही नहीं है। बस ऐसे इसकी रघुवीर साहब रचनावली का और सब का आता है, नियमित रूप से करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जो और दौर पीछे था, तो मानते थे कि आपकी किताब छाप दी है, बड़ा बड़ा उपकार कर दिया। पहली किताब छपाने के लिए मैंने नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो एक प्रकाशक के पास गया तो कहा कि इसमें 5,000 रुपये लगेंगे। हमने कहा कि 5,000 रुपये मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं कहाँ से ला सकता हूँ? तो कहा कि ऐसा छोड़िए, आप 1,000 दे दीजिए। तो हम हुआ है कि क्लास के सब लोगों ने चंदा किया, लेकिन तब तक फिर राजकमल ने कहा कि हम छाप देंगे, आप छोड़ो चंदा मत करो। तो ये दौर था, अब ये दौर नहीं है जी, अब ये है। तो इसलिए जो किताबें आज छप रही हैं, दुनिया बदल गई है, और विविध विषयों की किताबें आज साहित्य, स्वास्थ्य साहित्य, विज्ञान साहित्य, सब में साहित्य लगा हुआ है। और ये शर्मा जी, जैसे अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें तो उस समय लिटरेचर फेस्टिवल जो आज के दौर में इतने भव्यता के साथ होते हैं, 5-5, 7-7 दिन के होते हैं, सभी को हवाई जहाज से बुलाया जाता है, 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है, खान पान कुछ मानदेय भी दिया जाता है। तो उस समय जो लोकप्रिय, चर्चित और बिकाऊ लेखक या उपन्यासकार था, उस समय इस तरह की उसको सुविधाएं, साधन मिलती थी नहीं। उस समय ये फेस्टिवल तो आधुनिक सभ्यता का उपज है, जिसमें कि सब लोग अवेलेबल है, होटल में गए ठहरे। उस समय कवि सम्मेलन होता था, कथा पाठ होता था, और कवि सम्मेलन होता था। उसमें बच्चन आते थे, दिनकर जाते थे, और हमारे पिताजी कहते थे कि वो मंच बनता था, और 3 दिन का कवि सम्मेलन है। तो वही लिट फेस्ट है। हाँ, जैसे धर्मवीर भारती, हाँ, हरिवंश राय बच्चन आते थे, जाते थे, सब बड़े-बड़े साहित्य। तो कवि सम्मेलन हुआ करता था, कथा पाठ हुआ करता था। तो ये था उस समय। धन्यवाद। चलिए, आपसे भी अंतिम प्रश्न, किस तरह का विषय पाठकों को ज्यादा अपील करता है अमित जी? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो लेखक अलग अलग तरह के होते हैं, और जैसे हमारी दिशा अलग है कि हम जासूसी ज़्यादा किताबें लिखते हैं। लेकिन मुझे लगता है विषय कोई भी हो, लेकिन उस पर रिसर्च इतनी होनी चाहिए, किताब को लिखने में जितनी मेहनत होती है वो ऐसा नहीं है। जैसे कई बार नए लेखक पूछते हैं कि हम किताब कैसे लिखें, हमने लिखनी शुरू कर दी, हम बीच में फंस गए, हमारा अंत हमारे समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है वो इसके लिए उनके सामने आती है, अंत समझ में नहीं आता, चूंकि उन्होंने पहले से तैयारी पूरी नहीं की होती किताब की। किताब लेखन अपने आप में जो रिसर्च होती है उसकी, अगर कोई सही मायनों में देख ले तो उसको समझ आए कि किताब लिखना कोई बहुत आसान काम नहीं है। उसकी हम वैसे ही तैयारी करते हैं एक उपन्यास लिखने की,
जैसे किसी फिल्म स्क्रिप्ट की होती है पूरी तरह से, वो स्टार्ट से लेके एंड तक, उसका मध्यांतर से लेकर उसकी स्टार्ट कहाँ से होगी, सब हमें पता होता है। तब उसके ऊपर लेखन हम शुरू करते हैं, यानी वो भी लाइनअप पहले कर लिया जाता है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से काम नहीं करते, वो क्या सीधे डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। तो यही वजह है कि कई बार जो हमारे बाहर के लेखक हैं, जो बड़े लेखक रहे, अंग्रेजी उपन्यास जो लिखे जाते रहे, चूंकि एक तो उनको पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, उनको रॉयल्टी इतनी आती थी अंग्रेजों को, तो वो एक किताब लिखनी है, वो साल में भर के लिए 6 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए, तो ऐसा नहीं, वो बहुत विद्वान थे। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हम उतनी तैयारी नहीं कर पाते, चूंकि हम हमेशा धन के बारे में सोच रहे होते हैं, परिवार चलाने के बारे में सोच रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं किताब जल्दी से कंप्लीट हो तो हमें वहां से पैसा मिलेगा, जबकि वो साल भर होता है उनके पास। जो बाहर के जो लेखक हैं, जो अंग्रेजी में लिखते हैं, कि एक साल 6-6 महीने वो रिसर्च करते हैं, फिर वो कहीं 4-5 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर वो वहाँ जाके राइटिंग करते हैं। तो इसके लिए उनका जो किताब है वो बहुत कमाल अंदाज में निकल के भी सामने आती है। यहाँ पर तो लेखक ऐसे हैं, अभी कुछ लिख रहे हैं, अगले की भी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी फोकस इस पे नहीं है, वो दूसरे की भी, यानी 3-4 किताबें एक साथ चल रही होंगी। जैसे मुझे बहुत अच्छी बात याद आई, हमारे एक बड़े मशहूर लेखक थे प्रेम वाजपेयी, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है, यानी गुलशन नंदा जी के पीरियड में, गुलशन नंदा के बाद बिकने वाले प्रेम वाजपेयी जी, और मेरा उनका बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। मैं बच्चा था, उनका बड़ा नाम था, तो उठना बैठना था मेरा बहुत ज़्यादा ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ, प्रेम वाजपेयी जी के साथ। तो प्रेम वाजपेयी जी एक दिन मुझे किस्सा बताने लगे। अब जब प्रेम वाजपेयी जी से मिलो या ओम प्रकाश शर्मा जी से भी मिलो, तो आपको लगेगा उनकी कहानियां भी अच्छी होती थी, उपन्यास भी अच्छे होते थे, बड़ी साहित्यिक भाषा शैली होती थी, लेकिन जब आप उनसे मिलो पर्सनली तो ऐसा लगता था एक बड़े साहित्यकार से आप मिल रहे हैं, बातचीत में किसी विद्वान आदमी से आपकी मुलाकात हो रही है। वो सिर्फ लोकप्रिय साहित्य की श्रेणी में जिस तरह से रखते हैं यहाँ के लोग, होता ना कि लिखना ही नहीं जानता, भूषानंदा यानी लेखक ही नहीं, जितने आसानी से कह देते हैं, सर एक झील के उस पार लिख के दिखाए आदमी को, जो क्वेश्चन उठाते हैं ना जो साहित्यकार, एक झील बिकने को भूल जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 5 लाख बिक के दिखाओ, मैं बोल रहा हूँ आप झील के उस पार लिख के दिखाओ खाली, समझिए, आप नील कमल कटी पतंग लिख के दिखाओ खाली, आप दाग लिख के तो दिखाओ। सर हम बड़ी आसानी से कह देते हैं शर्म के मारे, जब हमारी साहित्य में अपनी बात बोल रहा हूँ, जब हमारे सामने साहित्यकार आते हैं, कोई डिस्कशन शुरू हो जाता है तो बड़े प्यार से निकल जाती है बीच में से, क्या बोल के निकल जाते हैं, सर हम लेखक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस पल रहा होता है, अभी भी है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि सर हमारे जैसे उपन्यास 250 पेज का, समझिए जो आप पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करो और आपको खाना भुला दे, क्या समझिए घर में झगड़ा करा दे, आपकी बीवी आपसे झगड़ा कर ले कि आप क्या किस किताब में लेके बैठ गए हो, ये जो किताब, और हम किसी के दोस्त नहीं होते, वो जो किताब होती है हमारे किसी मित्र के हाथ में नहीं होती, किसी रिश्तेदार के हाथ में नहीं होती, वो मैं जानता भी नहीं, समझिए। तो ऐसी किताब लिखना, लोगों से 10 पेज की कहानी नहीं लिखी जाती, एक ऐसी धारा प्रवाह अंदाज में। तो ये अलग विषय से भटक के थोड़ा इमोशनल होके मैंने बोल दिया, लेकिन जो सच बात है कि हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि देखो हमने कपड़े भी ऐसे धारण कर लिए हैं कि हम लेखक नहीं दिखाई देना चाहते हैं, समझ गए। हम ये बोलते हैं अगर 100 किताबों के बाद भी अगर हमें ये प्रूव करना पड़े कपड़ों से या अपने लहजे से कि हम लेखक हैं, तो भाई आपको तो हमने प्रूव नहीं करना है, हमारे पास हमारे पाठक हैं, हमारे पास पूरा वर्ग है जो हमें चाहता है, और सब प्रकाशक हैं आज की डेट में, तो जहां से मुंशी प्रेमचंद साहब प्रकाशित होते हैं, जहां से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहब प्रकाशित होते हैं, वहीं से हम प्रकाशित होते हैं। तो हमें वो भी एक वो नहीं रहा कि जो पल्प फिक्शन होता था ना, ये लोग जो लुगदी साहित्य में किताबें छपती थी, अब तो सेम कागज पे छप रही है। तो हम तो बोलते भैया अगर आप चाहो तो पल्प फिक्शन कहना बंद कर दो, हालांकि हमको फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप पल्प फिक्शन बोलो बोलो, समझिए, वो हमारे लिए और गरिमामय हो जाता है कई बार ये पल्प फिक्शन बोलना। विषय से भटक गया मैं, सॉरी इमोशनल हो गया। अमित आज जैसे सफल उपन्यासकार, अगर प्रकाशक से जब एक अनुबंध होता है
तो ये भी उसमें होता है कि भी देश की जितनी प्रमुख पुस्तकों की जो दुकानें हैं वहाँ पर आपके उपन्यास होना चाहिए। और क्योंकि अक्सर ये बड़े बड़े साहित्यकारों का, लेखकों का हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि प्रकाशक चोर होते हैं, है ना। वो उस तरह के ना वो प्रमोशन करते हैं, ना वो पैसा खर्चा करते हैं। तो आपकी किस तरह की जो मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा इस बात का, क्योंकि मैं प्रकाशकों से डरता नहीं। जितने यहाँ पर, हालांकि मैं एक प्रकाशक का नाम लेके नहीं बता रहा की ताकत रखता हूँ, लेकिन जितने भी प्रकाशक हैं जो हमारे भारतीय प्रकाशक हैं, जो पुराने प्रकाशक हैं, और जो एक नई कल्चर आई हमारे देश में, अभी जैसे प्रकाशकों में भी कॉर्पोरेट कल्चर जैसे आई, जो विदेशी प्रकाशक आए, जैसे पेंगुइन आया, समझे, वेस्टलैंड उसी परंपरा पे शुरू हुआ, हार्पर कॉलिंस आया। सर, हम आज के डेट में पेंगुइन या हार्पर कॉलिंस से छपना पसंद करते हैं। हम जो भारतीय प्रकाशक हैं, जो बड़े बड़े प्रकाशक हैं, समझ, सारे के सारे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ के सारे के सारे चोर हैं। सब ने दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, सब ग्रोसरी शॉप है इनकी। मैं बड़े बड़े प्रकाशकों की बात कर रहा हूँ, समझे, जो पैसा ना देना चाहते, समझे, किसी भी हालत में रॉयल्टी भी ऐसे देते हैं जो बहुत नपी तुली सी रॉयल्टी देते हैं। लेकिन हार्पर कॉलिंस जैसे प्रकाशक, पेंगुइन जैसे प्रकाशक सब बहुत अच्छी रॉयल्टी देते हैं। इतनी ज्यादा रॉयल्टी देते हैं, कई बार मुझे लगता है जब उन्होंने रॉयल्टी, जैसे अभी मेरा एग्रीमेंट था 2-2.5 साल हुए, तो जब हमारी रॉयल्टी स्टार्ट में छपने के बाद की नहीं, शुरू की बात कर रहा हूँ, तो जो उन्होंने शुरू में ही जिस तरह का डिस्कशन शुरू किया, तो हमारे मन में डाउट आया, क्या ये इतना खुद भी कमा पाएंगे जितना हमें दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात, इतनी बड़ी बात है यार। तो ये ईमानदारी दिखाई दी, क्योंकि स्टार्ट में जो होता ना, लाखों में आपको कोई रॉयल्टी दे रहा है, तो ये सर यहाँ का भारतीय जो प्रकाशक होते हैं ना, नॉर्मल, जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो आपको वैसे बड़े दिखाई देते हैं, जो बड़े हैं नहीं, सर उनमें उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। इसीलिए वो ऐसे लेखकों से फिर डील भी नहीं कर पाते जो एक बार उन जैसे प्रकाशकों के यहाँ छपने लगते हैं। तो वो चूंकि उतने पैसे नहीं, लेकिन कई प्रकाशक ऐसे भी जिनका उद्देश्य होता है इतिहास, संस्कृति, कला, उसको बढ़ाना, नए लेखकों को पुस्तकें छापते हैं। सर ऐसे भी है प्रकाशक? सर सब दुकानें हैं। चूंकि आप चेतन भगत की किताब की रॉयल्टी देने की ताकत नहीं रखते, तो आप सफेद कपड़े पहन के निकल जाते हो कि हम तो बड़े साधु हैं और हम तो इसी तरह की किताबें छापेंगे। सर, अगर आपको मौका मिलेगा गुलशनंदा की पहले छापोगे, लेकिन गुलशनंदा आपको किताब देगा ही नहीं, अमीश त्रिपाठी आपको किताब देगा ही नहीं, चेतन भगत आपको किताब देगा ही नहीं, समझिए। तो आप करोगे क्या? तो आप आदर्श की बातें करने लगोगे। वो आदर्श, 1 मिनट में आप किसी भी प्रकाशक को ले जाओ जो इतनी बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करता हो, मैं अगेन बहुत इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ, समझिए, तो वो किसी बड़े राइटर की किताब उसको दी जाए, सारे आदर्श हवा हो जाएंगे। वो छापता नजर आएगा 50 शेड्स ऑफ ग्रे, समझिए, मैंने एकदम नीचे की किताब का नाम लिया, वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे भी छापेगा, समझिए, फिर वो सब छापेगा अगर उसे बड़ा राइटर की किताब मिलेगी। लेकिन मिलने बहुत मुश्किल है, चूंकि बड़े ऑथर के साथ डील करना आज भी नए प्रकाशकों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर मैं तुलना एकदम अलग कर रहा हूँ, जैसे किसी बड़े एक्टर को कोई नॉर्मल प्रोडक्शन हाउस साइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्टर भी ये देखता है कि इसको थिएटर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये कितने अच्छे तरह से हमें शूट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे लेखक भी सोचता है, जिसको सारे मंच हासिल हैं, जो हर प्रकाशक के यहाँ छपने की ताकत रखता है, तो उस तरह से लेखक भी सोचता है कि मैं अगर इसके यहाँ छपूंगा तो मेरी मार्केटिंग कितनी जबरदस्त होगी, ये किताब कैसे छाप पाएगा। तो हर आदमी चाहेगा कि मैं बड़ी जगह से छपूं। अच्छा, ये जो अभी आपके उपन्यास पर वेब सीरीज बनी, एकता कपूर ने बनाई, तो ये जो निर्माता, निर्देशक या जो OTT वाले हैं, ये भी आपके बेस्ट सेलर उपन्यास पर ही क्या दिक्कत, उसी को आधार बनाते हैं कि इस पर क्यों उपन्यास फिल्म बनना चाहिए, वेब सीरीज बनना चाहिए? देखो, आज की डेट में फिर मैं बोलूँगा सब लेखकों के लिए अगर आप अच्छा लेखन कर रहे हो, बहुत अच्छी दुनिया है, और अच्छी दुनिया मैं सिर्फ अपने लिए, तो इन्होंने बेस्ट सेलर देखा आपका? हाँ, ये देखिए, नाम तो सबको चाहिए, नाम तो सबको चाहिए, चूंकि कहानियों से ज्यादा नाम की वैल्यू होती है।
क्योंकि सोनू सूद मैं- ने आवाज दी, आज की तारीख में इतने बड़े स्टार हैं वो। नहीं भाई, सबसे बड़ी ऑडियो ड्रामा सीरीज, अगेन बोलते हुए अजीब लगता है कि जो करोड़ों में बनी है मेरी ऑडियो ड्रामा सीरीज, जिसका बजट करोड़ों में है, समझिए, जिन्होंने मुझे रॉयल्टी के तौर पे बहुत बड़ी अमाउंट दी है, बहुत बड़ी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट दी है। मर्सिडीज भी चाहिए। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं कि ऑडियो की बुक का कोई राइट इतने में आदमी सोच नहीं सकता कि बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट जो मैं बोल रहा हूँ, जी। तो सिर्फ ऑडियो के राइट्स के अमाउंट, क्या बात है। तो ये लेकिन ये एक लंबी यात्रा का प्रतिफल है, आगे कुछ नहीं है। तो ये जो प्रकाशक को भी जाता है पैसा नहीं, होता है? हम कोई भी राइट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ हाँ सर, एक कुछ भी अंश प्रकाशक के पास नहीं होता, हमारा एलिमेंट ऐसे होता है ओ अच्छा अच्छा। कि हम उनको दोबारा भी किताब प्रकाशित करनी है तो परमिशन लेनी होगी, बहुत बढ़िया। चाहे कोई भी प्रकाशक हो, कोई भी मतलब कोई भी। इस तरह का अच्छा, नॉलेज हाँ। होना भी बहुत जरूरी है ना। और इवन हम जो एग्रीमेंट आपने करते हैं, अपने अनुसार बनवाया है? बिल्कुल, अभी मेरा एक बहुत बड़े चैनल के साथ एग्रीमेंट चल रहा है, जो मेरी 5 बुक के राइट ले रहे हैं अभी, जिस पे वेब सीरीज बनने लगे। बहुत हम जो भी एग्रीमेंट इवन चैनल के साथ भी करते हैं, तो उसमें भी क्लियर कट होता है कि हम आपको क्या राइट दे रहे हैं। अगर हम वेब सीरीज के राइट दे रहे हैं तो सिर्फ वेब सीरीज के राइट हैं सर, फिल्म के राइट भी नहीं है, टीवी सीरियल के राइट भी नहीं है। बहुत बढ़िया। बिच्छू का खेल के टीवी सीरियल के राइट भी मेरे पास है। टीवी सीरियल की बात करूं, फिल्म तो भूल जाओ। ऑडियो सीरीज के राइट, सबके राइट, क्योंकि हम पहले से क्लियर कर लेते हैं केशव जी जो डील हो रही है, ये हम आपको क्या राइट दे रहे हैं, तो पहले दिन क्लियर होता है। लेकिन बहुत सारे उनका लेखकों दबाव भी होता होगा? नहीं सर, दबाव यूं नहीं होता। अगेन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप मेरे पास आ रहे हैं या मैं आपके पास जा रहा हूँ। दुनिया इस चीज में बदल जाती है बस, सिर्फ इस 2 लाइन में। अगर मैं आपके पास जा रहा हूँ तो शर्तें आपकी होंगी, आप मेरे पास आ रहे हैं तो शर्तें मेरी होंगी, तो वो कुछ इशू नहीं होता, बहुत इजी मान लेते। ये भी मान लेते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एक समय हाँ, सब बहुत इजी मानते, कुछ भी। और राइट आपने बहुत क्लियर कट लिखाने होते हैं, और वरना तो सारे लोग बैठे हुए हैं आपके राइट खाने के लिए। लेकिन लेखकों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेखकों की क्या प्रॉब्लम है, उनको अपने अधिकार ही मालूम नहीं है। और अगर इत्तेफाक से अधिकार मालूम है तो सर वो इतने सामर्थ्यवान नहीं होते कि अपनी बातें रख सकें और वो सुन सके। और वो सुन सके। तो वो सिर्फ बातें रखने में एक उम्र गुजर जाती है, एक वक्त लगता है, जब वो दौर आता है, जब चीजें बदलती हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो कहानियां बहुत खास हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई, लेकिन कहानी से ज्यादा जब आपकी ब्रांडिंग हो जाती है उन्हीं कहानियों की बदौलत, तब आप अपनी बात रखने की कंडीशन में आ जाते हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ सब लेखकों के लिए कि उन्हें भी अपने अधिकारों का जितना भी मनवा सके, अपने अधिकार जहाँ तक भी जिसकी जो कैपेसिटी है, तो अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, क्या क्या राइट की क्या वैल्यू है। और ये दुनिया बहुत बड़ी होने वाली है, कहानियाँ सब वेब सीरीज बननी बंद हो जाए, किताबें पेपर बैग कल छपने बंद हो जाए। तो बिल्कुल नेगेटिव बात बोल रहा हूँ लेखक होने के बावजूद। आज मुझसे कोई कहे, मैं फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखना जानता हूँ, मैंने डायलॉग भी बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप मुझसे आज की डेट में कहें कि आप फिल्म लिखना पसंद, यानी एक प्रोड्यूसर आए मेरे पास सिर्फ फिल्म लिखवानी और अच्छा अमाउंट दे, और दूसरी तरफ मैंने कोई किताब लिखनी हो, सर मैं किताब लिखनी ज़्यादा पसंद करूँगा, शौक की बदौलत नहीं, इच्छा की बदौलत भी नहीं, फायदा ही किताब लिखने में। फायदा उससे खुले एक जब आप किताब लिखते हैं, इतने सारे राइट बताइए आपकी जब एक किताब लिखते हैं, आज मुझे ये लगता है तो हम किसी टीवी सीरियल जो बनाते हैं ना लोग, जिन्होंने बहुत एपिसोड बनाए हुए हैं, हम उनसे ज्यादा बड़े आदमी हैं, क्योंकि हमने 100 से ज्यादा किताबें, और उनके जो राइट हैं वो ज्यादा बड़े हैं। फिल्म जब कोई लिखता है, राइटर के पास क्या राइट है, कुछ भी नहीं। यहाँ तो किताब लिखने के बाद फिल्म के राइट भी आपके पास है, ऑडियो राइट भी आपके पास है, किंडल के राइट भी आपके पास है, वेब सीरीज के राइट भी आपके पास है, अदर लैंग्वेज के राइट भी आपके पास है, दूसरी भाषाओं में। तो आज बहुत ज्यादा बड़ी प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपको फिल्म लिखने के लिए आपको तो एक ही बार में खत्म हो गया, आपने उसे लिख के दिया हमारे को। तो एक लेखक बस इन चीजों को समझे, बाकी कोई इशू नहीं। अब सवाल जवाब कुछ प्रश्न करना चाहते हैं अमित जी से, इनसे जैसा आप बताएं, बताइए।
अमित जी से एक सवाल है कि जी। अमित जी, ये जो आपने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के जो रॉयल्टी वाले हैं, ये यात्रा आपकी कब से, मतलब ये जो शुरू हुई है कि क्योंकि नॉलेज तो लेखक को होता नहीं, केवल बेचारा लिखता है गांव से जब आता है। आप भी जब अपने परिवेश से अपने गांव से आए तो आपको भी ये सारा संघर्ष करना पड़ा होगा, तो ये नहीं, संघर्ष नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये है कि प्लेटफॉर्म खुलते चले गए और हम लिख रहे थे, मार्केट में हमेशा बने हुए थे। तो जो नई नई चीजें आती हैं, नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे होते हैं, तो वो भी सबसे पहले उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनका पहले से नाम बना हुआ है। तो वो सबसे पहले ऑप्शन, अगर आपने मेहनत की है तो सर सबसे पहले दरवाजे भी आपके लिए खुलते हैं। और ये दुनिया बदली है कोरोना के बाद, कि डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी हो गई कोरोना के बाद, कि बहुत ज्यादा आपके ऑडियो बुक्स सबसे ज्यादा बिकनी शुरू, लोगों ने सुननी शुरू की कोरोना के बाद। वेब सीरीज ने कोरोना के टाइम पीरियड में कमाल काम, जो उनके सब्सक्राइबर जितने उनके टारगेट्स थे कि 5 या 6 साल में आएंगे, वो सर विद इन 1 ईयर कोरोना के टाइम पीरियड में सब्सक्राइबर उनको मिल गए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म सारे बड़े हुए, तो उसमें हमें फायदा हुआ। जैसे अभी चर्चा में आया कि आजकल नए नए सब्जेक्टों पे भी लेखन जैसे बढ़ने लगा है, कृषि पे है, और जैसे दिल की बीमारी पे है तो हेल्थ पे है, और अब नए पोइट्री भी है, तो पोइट्री और इस टाइप के सब्जेक्टों में ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे क्या फ्यूचर? सर बहुत अच्छा फ्यूचर है। शुरू में जब मेरे पास पहली बार एक नाम लेके बोलूं पॉकेट एफएम वाले आए, तब तक कोई जासूसी किताब थी नहीं। कोरोना के टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे बोला, उनके सीईओ का फोन आया मेरे पास बेंगलोर से। उन्होंने बोला हम आपकी किताब लेना चाहते हैं मुझे, और उनके ऊपर ऑडियो बनाना चाहते हैं, ऑडियो। तो मैं मन में हंसा, मुझे लगा यार 250 पेज की किताब कौन सुनेगा। मैंने कहा पागल हो गए हैं, 250 एक दो 4 पेज की किताब हो तो आदमी सुन लेगा, 250 पेज की किताब कौन सुनेगा कान में लगा के आवाज से। तो मुझे लगा ये तो प्रोजेक्ट फेल होना है। तो मैंने उनको नजरअंदाज किया, मैं क्या बात कर रहे हो, कहा। तो मैंने बहुत हल्के में लिया, तो मैंने मना कर दिया था। फिर उनका 10-15 दिन बाद फोन आया, तो मुझे फिर उन्होंने बोला हमें जो फंड कर रहे हैं, तो उन्होंने पॉकेट एफएम भी तो बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, तब तक नाम नहीं था। तो उनके मुंह से एक चीज निकली, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया किसी का नाम निकला कि वो उनको फंड कर रहे हैं। तो मुझे लगा यानी कि सीरियस लोग हैं, बड़े लोग हैं कुछ। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप एक काम करो, शॉर्ट स्टोरीज बनाओ। मेरे पास शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत है, मेरी 100 के आसपास शॉर्ट स्टोरीज भी, आप शॉर्ट स्टोरीज बना लो। तो मैंने उन्हें समझाया 250 पेज की कौन किताब लिखेगा, मैंने उन्हें समझाया। तो बोले अच्छा हम बताते हैं आपको, थोड़ा रिसर्च करके। फिर उसका फोन आया, बोला नहीं जी हमें तो आपकी किताबें ही चाहिए, हमने पूरी रिसर्च कर चुके हैं, मार्केटिंग है, तो आप ये बताओ पैसे क्या लोगे। तो अच्छा मैं तब भी यही सोच रहा था कि होना कुछ नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, मुझसे 2 किताबें फ्री में ले लो। बिल्कुल ईमानदारी से आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, नाम लेके बता रहा हूँ पॉकेट एफएम का। मैंने उनको बोला आप 2 किताब फ्री में ले लो, 2-3 महीने चलाओ इसे, अगर कोई रिजल्ट निकलता है तो मुझे लगा इनसे पैसे क्या मांगूंगी, जो मुझे खुद ही नहीं लग रहा काम होने वाला, और थोड़े बहुत पैसे मांगूंगा तो उससे मैंने कहा मेरे पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा इनसे पैसे क्या मांगने, तो मैंने कहा अभी फ्री में ले लो, 2-3 महीने चला के देखो पहले, फिर डील करेंगे। बोले नहीं आप कुछ डील कर लो, पैसे ले लो। मैंने कहा टेंशन मत लो, मैं कोई केस वेस नहीं करने वाला हूँ आपके, मैं लिख के दे रहा हूँ 3 महीने तक फ्री है। सर उन्होंने किताब बना दी, किताब बना दी, और वो किताब जो बनाई उसके 1-1.5 महीने बाद ही सर वो किताब जो थी, मेरी पहली किताब थी, वो 1-1.5 लाख लोगों ने सुनी। क्या बात हो, पहले महीने पहले इतने संस्करण बिकते ही नहीं इतनी जल्दी। और मुझे झटका लगा हाँ। कि 1-1.5 लाख लोगों ने कहानी ये किताब पढ़ी। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि मैंने कहा इतनी किताब है तो एक साथ आज की डेट में कोई नहीं पढ़ता। और मैंने कहा तो 1-1.5 महीने में रिजल्ट है। सर मैंने बताया ना, आप प्रतिलिपि मेरी किताब जाके देखें, 5-6 मिलियन किताबें एक किताब बिकी पढ़ी गई है। यानी जो 5-5 लाख किताबें पढ़ी गई हैं उनका मैं नाम भी नहीं लेता हूँ, और मिलियंस तो बड़ी जो मिलियंस में किताबें हैं, यानी 3-4-5 लाख किताबें प्रतिलिपि पे जो मेरी पढ़ी गई हैं, वो मुझे बड़ा नॉर्मल लगता है, क्योंकि ऊपर जो किताबें वो मिलियंस में है। और उन्होंने मुझे सबने बहुत बड़े बड़े अमाउंट दिए। सबसे शायद मैंने पहले जासूसी उपन्यासकार हूँ, सबसे ज्यादा पैसे लोग मुझे देके जाते हैं, कोई भी नया प्लेटफॉर्म होता है। बड़ी बात है, ये सच तो
उनसे फिर मैंने डील की और अच्छी खासी अमाउंट की, फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस आया। तो बहुत बढ़िया दुनिया है, बहुत कमाल दुनिया पोएट्री है। में फ्यूचर है क्या? पोएट्री और स्टेप में देखो, पढ़े की किताबें सब जगह जाती है, आपने ब्रांड बनने की जरूरत है, मुझे लगता है। जैसे मेरे ही दोस्त हैं कुमार विश्वास, आज पोएट्री में ब्रांड है वो आदमी, समझ गए? तो आपने अल्टीमेट किताब अच्छी लिखनी तो पहली जरूरत है, लेकिन साथ में अच्छी किताब लिखने के साथ साथ आपके ब्रांड वैल्यू की भी जरूरत है। कि अगर चेतन भगत का नाम होगा किताब के ऊपर, हालांकि काम से ही नाम बनता है, नाम हवा में नहीं बन जाता है किसी का, तो वो नाम होगा तो आप उसे उठाएंगे फिर उस किताब वाह, क्या बात। तो फर्क होता है। मैडम सर शर्मा जी, नहीं, जैसा कि आपने कहा कि वो पूरा स्तर चेंज हुआ है, बदला है, ऑडियो फॉर्म में हम आए हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में आए हैं किताबों को लेकर। तो हमारा ऐसा सोचना था कि कुछ ऐसा सोचते हैं हम कि पहले जो पाठकगण होता था वो, जैसा कि अमित जी ने कहा कि हर पाठक को शुरुआत से साहित्य पूरा पता था। इस शुरू करिए आप, बल्कि कालिदास की चीजें भी अगर हिंदी में मिल जाती, जो संस्कृत वाले थे वो पढ़ते थे, जो साइंस के लोग थे वो भी सारा साहित्य पढ़ते थे। शुरुआत होते हुए धर्मवीर भारती जी, कमलेश्वर जी और यादव जी, राजेंद्र यादव जी, किसी का भी नाम लीजिए आप, तो हम लोग सब तरीके की पढ़ते हुए आगे आते थे। आजकल की जो जनरेशन है उसको इस तरीके से उपलब्धता है कि वो सिर्फ एक लिमिटेड चीज पढ़ पा रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट होना चाहिए कि पूरा साहित्य आए, तब जो अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि एक स्तर पे आने के लिए, लेखक लेखन के लिए या साहित्य समझने के लिए हमारा पूरा साहित्य समझना चाहिए। भले ही हम लोग जो थे हम साइंस के थे, लेकिन हमको जो आपने बताया रीतिकार भी पता था, बिहारी भी पता था, कबीर भी पता था, हर चीज पता था। तो वो अब जैसे कि आप लोग इस स्तर पे आ गए हैं, अमित जी आप लोग इस तरीके से अब एक्सपोजर है, तो वो एटमॉस्फेयर किस तरह क्रिएट किया जा सकता है आज की जनरेशन के लिए, कि वो वहां तक पहुंच सके हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी। हम अपनी परंपरा को भूल रहे हैं जी, और उसकी जो मतलब ऐसे तत्व जो हमको जीवित रखते हैं, हाँ, उसको भी हम भूल रहे हैं। जी, ये बहुत सही आपने कहा है। हाँ, और जो साहित्य को समझने के लिए, बल्कि अपने जीवन जीने के लिए, ये नहीं कि वो चीजें हम कहीं उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मानसिक स्तर है वो वहां तक पहुंचता है, दुनिया को समझने के लिए, जीवन में स्थिरता लाने के लिए, वो सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। जी, असल में ये जो हो रहा है, इसमें जो संचार माध्यम हमारे हैं जी, वो इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। और कोई आदमी स्वतः प्रेरणा से कबीर को पढ़ने नहीं चला जी, जाएगा। उपलब्धता होनी चाहिए। हाँ, उसमें अगर उसको सपोर्ट मिलेगा वातावरण का, मिलियू का, हाँ, तब एक बार, क्योंकि हमारे बाद दूसरी पीढ़ी आ गई है, तीसरी पीढ़ी आ गई है, जी, तो उसको वो पूरा पिछला संस्कार जो है जी, वो अभी के समय जीने में ही उसका सारा समय जा रहा है। जी, जैसे कि देखिए सर, हम लोग जब थे, बड़े हो रहे थे, तो पत्रिकाओं का बहुत बड़ा हाँ। योगदान था। सारी पत्रिकाएं हम लोग पढ़ते थे, सब कुछ उपलब्ध थी। आजकल जो कुछ उपलब्धता है वो सिर्फ आज की लेवल की चीज़ है, और हम लोग के कोर्स में भी होती थी, हिंदी में भी होती थी, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते थे, जो हमारी पुस्तकें होती थी, जो हमारे सिलेबस होते थे, उसमें इस तरह का पाठ्यक्रम बनाया जाता था कि ये सब चीजें उसमें जुड़ जाती थी। हम लोग छोटे बच्चे थे, हमें नहीं पता था कि हमें बिहारी पढ़ना है, कि हमें कमलेश्वर पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, बस सामने एक पड़ोसी जाती थी, हम पढ़ते जाते थे। अब वो दौर तो मैंने कहा ना कि अभी का जो मिलियो है उसको बदलने की और नए सिरे से उसको कैसे प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो रीडिंग हैबिट है, जैसे कि इनका लाखों में वो सुना जाता है, वो एक अलग है। रीडिंग हैबिट लोगों की मतलब परिस्थितियों के कारण ख़त्म हो रही है। जैसे अखबार हम लोग अभी बॉम्बे के इसमें ये देख लीजिए, शाम तक न्यूज़पेपर रहता था, स्टॉल बना रहता था कि सुबह में आप नहीं जाइए, 1 बजे चले जाइए, 2 बजे चले जाइए, आपको मिल जाएगा, वो बैठा हुआ है। अब 10 बजते बजते अपनी दुकान बढ़ा देते हैं, 10 बजते बजते अखबार चला जाता है अपना जहाँ। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी दुकान ऐसे ही खाली पड़ी रहती? कहा कि कुछ नहीं, लोग मोबाइल पर देखने लगते हैं, 10 बजे तक देखते हैं, उसके बाद कोई अखबार नहीं खरीदता। तो अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया गया हुआ था किसी दोस्त से मिलने अपने नवार टाइम्स में, तो वो कह रहे थे कि भाई बहुत संकट है, तो 30% अखबार का सर्कुलेशन गिर गया है। सर, जो हमारी बहुत पॉपुलर
जो हमारे टीवी के चैनल्स हैं उनको भी बहुत बहुत कुछ कर लिया, बहुत ऊपर आ गए, लेकिन अपनी पूरी जनरेशन को आगे लाने के लिए जो आपने कहा वो आगे आना चाहिए। जो आप उपलब्ध करा रहे हैं बच्चों को, वीडियो गेम है, ये है, उसके एक से एक संस्करण निकलते आ रहे हैं। आप एक चीज तो दीजिए ना, या हमारे जैसे हमारी एज के लोगों के लिए एक प्रोग्राम तो बनाइए ना, जो कि सोसाइटी चीजें हम देख सकें या नए लेखों को हम समझ सके कौन लेखक है। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो कि अब ढूंढे जाकर कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, लेकिन जो बड़े सहजता से उपलब्धता होती थी वो अब नहीं। आपको एक दौर था अभी से 1 साल पहले तक या 1.5 साल पहले तक, जब आप किसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो लोग आते थे उसमें गंभीर पत्रकारों को भी बुलाते थे, जो नवा टाइम्स के भी होते थे, एक्सप्रेस के होते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया से होते थे, हटा दिया वो। अब सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता होते हैं जो आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। जी सर, किसी भी क्षेत्र में आप हो, कहीं भी सफलता के लिए आपको अपना सब कुछ साहित्य समझना बहुत जरूरी है। जैसे अमित जी ने कहा, वो लिख रहे हैं उपन्यास इस तरीके के, जासूसी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने सारा साहित्य हमारा पढ़ा है, 40 साल लगा दिए, सब कुछ समझा है, तो वो हमको जरूरत है इस तरीके। बिल्कुल। हाँ आनंद जी। सुरेश जी और अमित जी, बहुत बहुत विचारों से जो चर्चा है, आपको धन्यवाद। एक प्रश्न है, हिंदी का लेखन परिदृश्य और व्यावसायिक लेखन परिदृश्य और अंग्रेजी का लेखन, ये दोनों में क्या बड़ा फर्क आप महसूस करते हैं, और नए लेखकों के लिए क्या सुझाव है, जो चुनौतियां? देखो, नो डाउट अंग्रेजी का इसके लिए फर्क है, हिंदी और अंग्रेजी में, और ये फर्क शायद रहने भी वाला है। इसमें टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है। मैं जो सीधी सीधी ईमानदारी की बात होती है, रीजन क्या है, उनके पास एक बड़ा वर्ग है चूंकि अंग्रेजी भाषा है। जैसे अंग्रेजी में जब फिल्में बनती हैं तो दुनिया भर में एक बड़े प्लेटफॉर्म, उनके पास थिएटर होते हैं, कंट्री बहुत हैं जहाँ देखे जाते हैं, इसके लिए उनके पास बजट्स होते हैं ज़्यादा। तो उसी तरह से लेखक भी हैं कि जब वो लेखक हैं, अगर हम हिंदी में किताबें लिख रहे हैं और वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो टैलेंट से इसका कोई भाषा का फर्क है। तो बिना शक अंग्रेजी एक बड़ा वर्ग आपको देती है पाठक वर्ग, हिंदी उससे कम देती है। अच्छा, ये दौर अब बदलने लगा। अब अच्छी बात जो लगती है, मैं एक तो बड़ा आशावादी टाइप का आदमी हूँ, बड़ा नेगेटिविटी अपने आसपास होती है। तो होता क्या है कि आज की डेट में आप किसी भी भाषा में लिखो, आप कमाल लिखने चाहिए सर, ट्रांसलेशन के माध्यम खुल चुके हैं। समझिए, आज हमारी खुद की किताबें अभी अंग्रेजी में, मराठी में, पंजाबी में अभी किताब आई है, मराठी में 3 किताबें आने वाली हैं, अंग्रेजी है, मेरे पास डिमांड है मलयालम, तमिल, तेलुगु की भी, जिसके लिए मैं ट्रांसलेटर ढूंढ रहा हूँ। तो हमें तो अब ये लगता है कि हम अब जरूर अच्छा लेखन की जरूरत है। ये पहले फर्क होता था, पहले फर्क होता था कि आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो तभी आप पढ़े जाएंगे। अभी तो आप किसी भी भाषा में लिख लो, आपका नाम होना चाहिए, आप फिर ट्रांसलेशन अपने आप प्रकाशक करने लगते हैं, समझे, सब भाषाओं में किताबें पहुंच जाती हैं। अभी ये दीवारें टूट रही हैं और बहुत अच्छा समय है, मैं अगेन रिपीट करके बोल रहा हूँ, लेखकों के लिए कमाल टाइम है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लेखक खत्म होते जा रहे हैं। सच्ची बात। ये आज की डेट में कोई लिखना पसंद नहीं करता। तो हम कई बार चैनल में होते हुए, परसों की बात बता रहा हूँ, तो मैं चैनल में था कहीं, तो वहाँ पे 2 यंग लड़के थे, तो उनका हेड पूछ रहा था, भाई तुम एक काम करो, कुछ लिखना शुरू करो। समझिए, लेखक ही नहीं मिलते अच्छे लेखक। तो लेखक बनना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको व्यवसाय समझें, इसको ऐसा ना समझें आप जिंदगी खराब करोगे। शायद पहले वालों ने जिंदगी खराब की है, मैं नहीं कह रहा हूँ पहले वालों ने नहीं किया। तो वो कई बार क्या है, उनको देखकर डर जाते हैं, उनको देख के डर जाते हैं। जैसे मैंने भी कई लोगों की जिंदगी खराब की है, ये भी मैं बताऊंगा आपको, मैंने कैसे कई लोगों की जिंदगी खराब की है। मेरे एक परम मित्र थे, परम मित्र क्या, उम्र में मुझसे बड़े थे, उनका नाम था मोहनलाल बंसल। तो मैं डिस्कशन करता था, जैसे केशव जी से कहानी का डिस्कशन करने लगूं, तो उनको एक दिन लगने लगा लेखक तो मैं भी हूँ। अच्छा, मुझसे मेरे पास रह के आदमी को ये तो लगता नहीं कि आदमी लेखक बनना कोई बुरी बात है। तो मेरे से तो आदमी साथ में रह के यही सोचेगा लेखक बनना तो बहुत अच्छी बात है भाई, नाम भी है, पैसा भी है,
इज्जत भी है, अखबारों में इंटरव्यूज भी प्रिंट हो रहे हैं, स्टार वैल्यू आपकी। तो मुझे देखकर कई लेखक बनने चले। अच्छा, मैं उनको समझाता भी था, भाई लेखक मत बनो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो एक होता जबरदस्ती लेखक बनना, ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, एक लेखक है सुभाष चंद्र त्रिपाठी की पुस्तक आई है। ऐसा लेखक होता है जो सब अंदर से निकलता है, जिसको रात को बिना लिखे नींद नहीं वो आती। क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था। हाँ, जो जिसको रात को लिखे बिना नींद नहीं आती, क्या? हाँ। जिसका बीवी से झगड़ा इस बात को होता है। ऐसे कई लेखक होते हैं जो वो सच्चे लेखक होते हैं कि उनको छपने से मतलब नहीं है, छपे या ना छपे, correct। हमने तो लिखना हाँ, हमने है, काम- वो लेखक है, उसके वो असली लेखक उसके बिना नींद नहीं आएगी। हाँ, उसको- नहीं आएगी, खाना नहीं होगा। हाँ, हमारे बीच है ऐसे सुभाष चंद्र त्रिपाठी, वो लिखते हैं खूब, उनकी भी एक पुस्तक आई है। हाँ नहीं, क्या है इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लिखने का है तो आदमी, अब घरवाली से 2-4 घंटे तक मैं पहले सोचता हूँ फिर लिखता हूँ, रोज एक वो पेज समझती लिखते है रोज कि 4 घंटे से बेवकूफ़ बना रहे, कुछ कर नहीं रहे, कुछ करते हैं धरते हैं। अब मैं उसको क्या समझाऊँ, भैया 4 घंटे से मैं सब पढ़ता हूँ, दूसरी जगह सोचता हूँ कि भाई क्या लिखूँ, कोई अलग डिफरेंट हो। तो ये लिखना ने हर किसी के बस की रोक भी नहीं है, और कुछ भी लिखना है अलग बात, उसको कौन पढ़ेगा कोई। अभी जो आपकी पुस्तक आई कौन सी हो? वो तो मियाँ कलन के कारनामे है, वो आई है। तो वो तो जानते हैं अमित जी भी। जो सफल होना नहीं होना अलग बात है। हाँ, that is- सफल होना नहीं होना नहीं, अलग बात है। सफल होना का मतलब नहीं है वो कहानियाँ जो है 1968 में लिखी गई है और नई दुनिया में खूब छपी है, लाइन से छपी है। और वो लेकिन वो फिर मैंने चूँकि सरकारी नौकरी में आ गया फिर लिखना छोड़ दिया था मैंने। तो उस ये टाइम सबसे बुरी बात होती है, लिखना छोड़ देना। हाँ, ये खराब बात है, वो सही है, लेकिन छपो या मत छपो, हाँ हाँ, लिखते रहो लेकिन नहीं, लिखते उस रहो टाइम आप। पे कलम क्योंकि तोड़ो मत। लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट के बाद अभी फिर लिखना चालू कर दिया, चलिए। बाकी पहले मतलब बीच में छोड़ दिया। रेखा जी कुछ पूछना है? जी, सर जैसे कि आपने कहा कि उन दोनों लड़कों को लिखने के लिए बोला उन्होंने, तो उन्होंने नहीं मतलब मना कर नहीं लिख ही नहीं पाएंगे ना। लिख नहीं पाएंगे। देखिए, मैं इनको बोल दूं किसी को यहाँ पर कि आप लिखो, जी। या मेरी बात सुनकर वो इंस्पायर हो जाए और लिखना जबरदस्ती शुरू कर दे, नहीं, 2 दिन कुछ बाद लोग सर कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि लेखकों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, रीजन क्या है कि आज के पढ़ते नहीं लोग। लेखक बहुत कम होते। एक तो समय ऐसा है कि अभी जैसे इन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि लिखने से ज्यादा पढ़ना बहुत जरूरी है। जी। अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो 40-50 किताबों का पहले पढ़ा तो आपने बहुत कुछ हो, लेकिन उसकी भी एक रिसर्च होनी चाहिए। तो इतना समय ही लोगों के पास नहीं है। अच्छा, आप आज के डेट में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात हो रही थी कि वो बड़े अभावों में रहे। मुझे नहीं लगता वो अभावों में रहे। क्यों नहीं लगता, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, उस टाइम पीरियड में जब मुंशी प्रेमचंद जी अपना जीवन गुजार रहे थे, तब पैसे की वैल्यू नहीं थी। तब ये इस तरह के जीवन का कोई मकसद ही नहीं था। तब गांव में किस चीज, कौन आदमी बड़ा होता था? जिसके पास इज्जत है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, तब वो ही अमीर आदमी समझा जाता था। पैसे से तब अमीर नहीं होता था। शहरों में भी हर जगह। हाँ, सब जगह तब पैसे से अमीर नहीं होता था। तो मुंशी प्रेमचंद जी को जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में नाप के देखने लगते हैं कि यार वो तो बड़ी गरीबी में रहे, ये आपको लग रहा होगा वो गरीबी में रहे, वो तब भी अमीर थे, उनको हर जगह सम्मान मिलता होगा, वही सम्मान जो आज अमीरों को मिलता है। तो उनके अंदर तो कभी ये भावना भी नहीं आती होगी, मुंशी प्रेमचंद जी जैसों के अंदर, कि मैं गरीब आदमी हूँ। चूंकि गरीब वो थे ही नहीं, चूंकि तब की अमीरी उनके पास थी, सम्मान उनके पास था, सब चीजें। और जो थोड़ा बहुत जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए होता वो उनके पास उतना ही चाहिए। हाँ, उतना ही चाहिए होता। आपसे क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहले क्या लिखा, सब और कैसे प्रेरणा मिली कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको कैसे समझ आया, आपकी उस समय क्या पोजीशन थी जब आपने सबसे पहली अपनी चीजें लिखी और क्या लिखा? वो तो पाठकों ने पढ़ा तो मालूम पड़ा। नहीं, ये अच्छा सवाल अच्छा है। नहीं, मैं हाँ, सही सवाल जानता हूँ, मैं तो आपको- आपको कैसे लगा? हाँ, ये मैं देखो, मेरा तो एक सीधी सरल यात्रा है। मुझे क्या पढ़ने का शौक था। मुझे बचपन से मेरे बचपन का एक दोस्त है, जब केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड का, आशुतोष राजवंशी टीचर है अभी दिल्ली में, तो कभी मिलाऊंगा, उसका भी इंटरव्यू जरूरी है। तो रीजन क्या है, जब हम पहली दूसरी तीसरी क्लास में होते थे, ये अंदर से था, तो बच्चे खेलने चले जाया करते थे,
2-3 बच्चों का वर्ग ऐसा था जो मेरे पास आता था और मैं उनको कहानी सुनाता था। ये बचपन की बात करो, दूसरी तीसरी चौथी क्लास की बात और करो। बना के सुनाते थे अपनी तरफ से। हाँ, वो कुछ भी बना के सुनाया, कुछ भी सुनाया, यानी कहानी सुनने सुनाने का बड़ा शौक था मुझे। किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मुझे क्या है कि बचपन में मैंने ऐसी किताबें बहुत पढ़ी जो बहुत बड़े लोग होते थे। बहुत बड़े मतलब महात्मा गांधी का बचपन कैसे गुजरा, हिटलर का बचपन कैसे गुजरा, इब्राहिम लिंकन के बचपन में कैसे। तो बचपन में मुझे ऐसे उनके बचपन की कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं आज भी अभी यहीं बैठे बैठे जो बचपन में पढ़ी गई कहानियां हैं, आपको इब्राहिम लिंकन का बचपन, आपको हिटलर का बचपन, इंदिरा गांधी, धारा प्रवाह कहानियां सुनाता चला जाऊंगा अभी घंटों तक। तो वो ही मैं पढ़ता था। तो मैंने सबसे पहले 12 साल की उम्र थी, मैंने पहली कहानी लिख दी जॉर्ज वॉशिंगटन की, बचपन की है, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें थी उस दुनिया की। तो उसी को आधार बना के एक इंसिडेंट के ऊपर उनके जीवन का था, जिस पे मैंने पहली कहानी लिख दी, विनम्रता उसका नाम था। सर पहली कहानी छपे, पहली मैंने लेखक बनने, मुझे तो पता भी नहीं था 12 साल का बच्चा क्या होता है, तो लेखक बनना मेरा कोई टारगेट थोड़ी था। तो 12 साल की उम्र पहली कहानी छपी, अखबार में पहली बार अपना नाम देखा, बिल्कुल सीधे सरल ईमानदारी से। सर अच्छा लगा नाम देखना, उस पहली बार नाम देखना अच्छा लगा, तो उस नाम ने दूसरी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। दूसरी कहानी लिखी, सर सिलसिला चल पड़ा, सिलसिला चल पड़ा। गाजियाबाद से एक अखबार निकलता था, दैनिक हिंट, अभी भी निकलता है, अभी भी निकलता है। सर वो मुझे छापा करते थे, कमल सेखरी नाम था। हमें ये क्रेज ही नहीं था बड़े अखबारों में छपना, बस छपना है, लिखना है और छपना है। कमल सेखरी जी छापा करते थे। वहीं से गाजियाबाद में एक और अखबार निकलता था, दैनिक प्रलयंकर। ये मैं बिल्कुल बचपन की जो शुरुआत की वो बात बोल रहा हूँ, 14-15 साल की उम्र की। तो मेरा 15 साल की उम्र में उन्होंने धारावाहिक छाप दिया, कमल सेखरी जी ने दैनिक हिंट में सबसे पहला धारावाहिक 15 साल की उम्र में उपन्यास उन्होंने छापा। फिर उनको देखकर तेलुराम काम्बोज जी ने बोला कि हमें भी किताब दो, हम इस तुम कहानी मत लिखो, उपन्यास लिखो, हमारे लिए भी लिखो। फिर उनके लिए लिखा, तो एक सिलसिला था। फिर एक दिन मुझे कमल सेखरी जी ने अंदर बुलाया, तो मेरी एक कहानी थी, तो कमल सेखरी जी ने बुलाया जो दैनिक हिंट के ऑनर थे। तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला हुआ था, मेरे ऊपर बहुत लोगों का आशीर्वाद था, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। अगर आप अच्छा काम करते हो, मुझे लगता है बहुत सच्ची बात, होते हैं आपके सच्ची साथ। तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला हुआ था, वीकली अखबार था दैनिक हिंट, तभी डेली हुआ था। तो उन्होंने उनके स्टाफ में एक एडिटर थे, रमेश नाम था, उन्होंने स्टाफ को बोला हुआ था इस बच्चे, ये बच्चा कुछ भी लिखे, मैं इसका डेली अपने अखबार में नाम देखना चाहता हूँ। कमल सेखरी जी की बात, प्रोत्साहन मिला। नहीं सर, अगर आप मेहनत से काम अच्छा काम करते करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता आपकी है। जिंदगी में कमल सेखरी जैसे लोग आने वाले हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो और जब फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, तो मेरी एक कहानी थी, तो उन्होंने अंदर बुलाया और बड़ा मजेदार इंसिडेंट है। उन्होंने बोला ये कहानी छपने योग्य नहीं है हिंट में। तो मुझे लगा हो सकता है खराब लिखी हो। अच्छा, मैं ना सुनने की आदत नहीं लिखी, 15 जहाँ बेचते थे छप जाती थी कहानी। कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा बचपन से। तो हमने ये हमारे अखबार में छपने लायक नहीं, कमल सेखरी जी, तो मुझे झटका लगा। तो मैंने क्या, अब फिर उन्होंने पॉज लिया, अपने आप बोले देखो तुमने बहुत लिख लिया यहाँ, अभी कुछ बड़े अखबार में जाओ। और उन्होंने फोन लगाया जयप्रकाश भारती जी को, नंदन हिंदुस्तान, उन्होंने उनको बोला, नंदन में भेजा, वहां से हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर कमलेश्वर जी का मैं नाम ले रहा हूँ, कमलेश्वर जी का मुझे पता नहीं था कि वो कमलेश्वर जी, हमने सारिका, चूंकि 16-17 साल उम्र हो गई थी, तो वहां पे नेशनल हेराल्ड में एक सब एडिटर थे ओपी मेहरोत्रा जी, उन्होंने मुझे कमलेश्वर जी से मिला दिया। हम तो बच्चे, कमलेश्वर जी मेरी गंगा मैगजीन में कहानियां छापने लगे, बड़े प्यार से बातें करते थे मुझसे। अब गंगा में छपना समझ नहीं आता था, नवभारत टाइम्स में छपना समझ आता था, पंजाब केसरी में छपना समझ आता था, चूंकि किताब अखबार बहुत बिकता था, गंगा बिकती नहीं थी। तो अब एक दिन, मुझे आज तक वो दृश्य याद है, कमलेश्वर जी को आदत थी कॉफी पीते थे और सिगरेट सब 2-3 ही कश लगाते होंगे, बाकी सब, और मैं उनके सामने बैठा हुआ हूं, उनका एक गंगा के प्रदूषण पे इशू निकाल रहे थे, गंगा मैगजीन और गंगा के प्रदूषण पे इशू।
मैं उनके इस गंगा मैगजीन को लेके वैसे फ्रस्ट्रेशन में था। मैंने कहा किताब बिकती नहीं है खाना तो वो गंगा के प्रदूषण में बात करने लगे। मैंने उनको फिलो में बोल दिया, मैंने कहा सर इसे पढ़ाएगा गंगा के प्रदूषण पे आप पूरा इशू निकाल रहे हो। मैंने कहा इसमें कुछ पेज फिल्म के डालो, कम से कम 2-1 पेज। ये मैंने कमलेश्वर जी को बोला, इसमें 1-2 पेज क्रिकेट के डालो, एक कुछ बाल साहित्य के हो। मैंने कहा कोई मैगजीन उठाएगा तो कम से कम कुछ पन्ने तो उसके लिए पढ़ने लायक होंगे। मुझे कमलेश्वर जी की आज तक बात याद है, उन्होंने मुझे डूब दिया। मुझसे उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने या कमलेश्वर से कह रहे हैं। क्या बात है। अच्छा मुझे लगा मैं कमलेश्वर को मैं उन कमलेश्वर जी को मैं सारिका वाले कमलेश्वर का मैंने नाम सुना हुआ था, मुझे ये पता नहीं था कि वही कमलेश्वर जिनसे मैं रोजाना मिलता हूँ। मुझे लगा यार बड़ी वो है तो हम छोड़ के चले आए। हम नीचे उतरे, नेशनल हेराल्ड वहीं उनका गंगा मैगजीन का ऑफिस था, नीचे ओपी मेहरोत्रा जी टकरा गए। तो मैं नीचे उतरा, मैंने कमलेश्वर जी की उनसे बुराई की ईमानदारी से। मैंने कहा बहुत ही हुआ भाई इनके अंदर, तो क्या हुआ? वो भी मेहरोत्रा जी ने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैं किताब तो भूलती नहीं। ये मैंने कहा मैं फिल्मों में उनको बोल दिया गंगा के प्रदूषण का आप इशू निकाल रहे हो, मैं इसे पढ़ेगा कौन? तो सर वो भी मेहरोत्रा जी डर गए, बोले ये आपने कमलेश्वर को बोल दिया। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ इसमें? अरे आप नहीं जानते वो कौन कमलेश्वर। अब उन्होंने मुझे उनकी डिटेल उससे कनेक्ट किया, सारिका से। अब मुझे भी झटका लगा। मैं अगले दिन उनसे मिलने पहुंचा कमलेश्वर जी से। मैंने उनको बोला सॉरी मैं जानता नहीं था आप वही कमलेश्वर है। तो सर वो हंसे। मेरे इस क्षेत्र में आने के सबसे बड़े विरोधी कमलेश्वर जी थे, क्योंकि मैं तब नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी छोड़ने लगा था और मैंने डायमंड कॉमिक्स ये सब ज्वाइन करने शुरू कर दिए थे। तो मैं उनको दिखाया करता था मेरे डायमंड कॉमिक्स छपे हैं कमलेश्वर जी को। तो मुझसे बोलते थे तुम इस क्षेत्र में मत जाओ। उनकी एक लाइन मुझे आज भी याद है, जो मुझसे बोलते थे तुम अभी कच्ची मिट्टी हो, जिस रूप में चाहोगे ढल जाओगे। क्या बात है। तुम अभी साहित्य के दुनिया में रहो। मैंने सब दुनिया देखी हुई है कमलेश्वर जी में। ये होता ना ये फिल्म भी, उपन्यासों की दुनिया भी, कमर्शियल दुनिया भी, साहित्य। लेकिन तब मैं बात नहीं समझा उनकी, अच्छी थी या बुरी, लेकिन मैं इस दिशा में बढ़ता चला गया। वाह, अंतिम प्रश्न बस, अंतिम प्रश्न। एक बहुत ही मतलब लीक से हटके सवाल है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आज लेखकों को मतलब अमेरिका में तो हॉलीवुड स्ट्राइक पर है और हमारे यहाँ सो रहे हैं लोग, लेखक लोग सो रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है बहुत बड़ा खतरा लेखन के तो चैट जीपीटी को मैं अच्छे से जानता हूँ और सही नाम ले रहे हैं आप सर। कोई डरने की जरूरत नहीं है चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीजन चैट जीपीटी, आपने सवाल बड़ा सही पूछा है, लेकिन चैट जीपीटी से घबराने की जरूरत नहीं है सर। वो आपको नहीं दे सकती कहानियां। चैट जीपीटी का अपना एक दायरा है। वो बिल्कुल वैसी है जैसे एक क्लास के अंदर बैठकर, जैसे न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक लड़की पढ़ के आई, तो मैंने उनसे पूछा, वो स्क्रीन प्ले का कोर्स करके आई, तो मैंने उनसे पूछा क्या सीखा। मैं थोड़ा हम भी सीख ले न्यूयॉर्क में क्या सिखाया गया लेखन का। तो उन्होंने बताए बहुत सारे फॉर्मेट। सर वो सारे फॉर्मेट पता है क्यों गलत साबित हो जाते हैं? कि जब 50 बच्चों को आप एक राज की बात बता रहे हो, कहानी ऐसे लिखनी चाहिए, सर हमारे जैसा आदमी सोचता अब इसी अंदाज में तो नहीं लिखना, ये तो 50 लोग जानते हैं। अब जो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसे लिखना गलत होता है, सर वहीं से तो फिर शुरू होता है। तो इसके लिए चैट जीपीटी से घबराने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सर वो तो एक कंप्यूटर है, अपने हिसाब के चीजें कहानियां बनाएगा। और मैंने करके देखा हुआ चैट जीपीटी भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ लोगों को मदद, एक असिस्टेंट की कमी पूरी करेगा। ये कंटेंट तो इंसान ही लिखेगा ना, कंटेंट लिखने वाले लोग आ गए हैं। धन्यवाद, करेक्ट बोल रहे हैं पीछे। धन्यवाद सभी का। अगले महीने भी 2 कार्यक्रम है, उसकी घोषणा हम शीघ्र करेंगे।